जो हमारी सीआरपीसी है वो आई कब, अगर बेयर एक्ट को देखें तो लिखा रहेगा 1973, लेकिन अगर आप हमेशा सोचते होंगे, क्या करते हो समय में यार, फोकस हो जाओ थोड़ी देर। मैं ये कह रहा हूं कि 1973 में हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है, लेकिन मसला ये है कि जब हम कहते हैं लॉज आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, नंबर 1 प्रोसीजरल, नंबर 2 सब्सटेंटिव, एक बात है ना। अब इसमें भी अगर हम देखें कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव में दो तरीके से हैं, तो सब्सटेंटिव लॉ क्या बताते हैं? बताते हैं आपके अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों के बारे में। प्रक्रियात्मक विधि क्या बताती है? हाउ टू इन्फोर्स दैट पर्टिकुलर राइट एंड ड्यूटीज, उन अधिकारों और कर्तव्यों का इन्फोर्समेंट कैसे करें, है ना। तो जैसे आपकी आईपीसी हो गई, ये आपकी है सब्सटेंटिव लॉ। अब आईपीसी अगर सब्सटेंटिव लॉ है जो आपके अधिकारों और कर्तव्यों को बता रही है, तो कोई ना इसके साथ में ऐसी कानून चाहिए ना जो ये बताए कि ये इन्फोर्स कैसे होंगे, इनकी प्रक्रिया क्या होगी। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि सर आप कह रहे हैं कि सीआरपीसी आई आपकी 1973 में, 1973 में, और आईपीसी तो आ गई 1860 में। तो अगर दोनों के टाइम फ्रेम को देखें कि राइट एंड ड्यूटीज बताने वाली कानून जो है वो आ गई है 113 साल पहले, तो सर वो चलती कैसे रही? तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका एक पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। ये इस दंड प्रक्रिया संहिता ने 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता को निरसित किया। किसको? 1898 की जो आपकी दंड प्रक्रिया थी उसको इन्होंने। अब इसमें मैं क्या करूं, मैं तो तेज चिल्ला के बोल रहा हूं। अरे तो अब मुझे यहां करूं, कितना डिस्टर्बिंग है ये। अब आवाज आ रही मेरी? चलो, तो मैं आपको यह बता रहा था कि इस दंड प्रक्रिया संहिता ने जो है 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता को जो है वो निरसित किया। लेकिन इससे यात्रा जो रही हमारी 1973 की, यहां तक हम पहुंचे कैसे, है ना। यहां तक पहुंचने के क्रम में जिन लॉ कमीशंस ने रिपोर्टें लगाई होंगी, है ना, वो अक्सर एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। इसका जो आधार बनी वो 41st लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट बनी, ठीक है, 41वें विधि आयोग की जो है रिपोर्ट बनी। 41वें विधि आयोग ने जो है 1969 के अराउंड जो है यहां से भूमिका एक तरीके से बननी जो है शुरू हो गई थी। और इसने रिकमेंड किया, देखो 1898 को जो सीआरपीसी थी, इसके बाद इसमें अमेंडमेंट शुरू हुए विद द पासेज ऑफ टाइम। लेकिन एक समय के बाद अमेंडमेंट इतने ज्यादा हो गए तो महसूस किया गया क्यों ना इसको रिपील करके एक पूरी नई सीआरपीसी ले आया जाए, ठीक है, इसको हटा के एक नई सीआरपीसी लिया जाए। तो 1898 की सीआरपीसी को हटाया गया और 1973 की आपकी दंड प्रक्रिया संहिता आ गई। इसका आधार क्या बना? हमेशा जो 41वीं विधि आयोग की रिपोर्ट थी जो सितंबर 1969 में आई थी। कब? 1969 में पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसके एक साल बाद फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, और चलते 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 जो है आपका 1 अप्रैल 1974 को 1 अप्रैल 1974 को जो है ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है आपके पूरे फुल फ्लेज मैनर में पीछे वाले को हटाते हुए एकदम मेन फ्रंट पे आ गई। इस पे एक तो और ये बात हो गई। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है यह एक प्रक्रियात्मक विधि है। क्या है? दिस इज ए प्रोसीजरल लॉ, प्रॉपरली प्रोसीजरल लॉ है जो आपके प्रोसीजर्स को बताती है कि कैसे 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 चीजें हमारी आगे चलेंगी। हम एकदम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेक्शन से शुरू करेंगे और पूरे केस लॉस को देखते हुए जो बीच बीच में पढ़ेंगे उनको भी चलेंगे। देखो एक बात और समझो, अब कई बार पेपर में प्रश्न आता है अक्सर कि दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है? ये तो एक तरीके से है ही है, दंड प्रक्रिया संहिता का जो मेन उद्देश्य है, हाँ, और कार्यपालिका का न्यायपालिका के साथ पृथक्करण। यूपी इसको बार बार पूछता है, इसका पर्पस जो है वो क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण जो है मुख्य उद्देश्य है। इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन इतनी बार ये पूछता है कि मुझे ये बताना आपको जरूरी है। अगर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेक्शन, पहले सेक्शन से अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है,
पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं। जो पहला सेक्शन है, अब ये जो एक्ट कहलाएगा, दिस एक्ट जो है वो कहलाएगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973। एक बात। दूसरी जो बात है, इसके कुछ पार्ट, इसका जो पूरा का पूरा दंड प्रक्रिया संहिता है वो नागालैंड के कुछ भाग में लागू नहीं रहेगी। मात्र 3 चैप्टर जो है, कौन कौन से, 8, 10, 11 सिर्फ जो है वहां पर लागू रहेंगे, बाकी लागू नहीं रहेगी। एक बात और समझो, ऐसा क्यों होता है, कोई आपसे पूछे तो है वो इसका ये सॉरी इसका ये जवाब देखो, इसको ऐसे समझो कि भारत एक बहुत डाइवर्स कंट्री है ना। हो सकता है जैसे अभी आपके कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए इनर लाइन परमिट चाहिए, आपके जीएस के मेंस के पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द इनर लाइन परमिट, क्योंकि अभी हमारे होम मिनिस्टर ने इनर लाइन परमिट किया, कई सारे कॉन्कॉर्ड किए। तो तुम सब ये सब अपडेटेड रहा करो, क्या पता ही नहीं इनर लाइन परमिट क्या है। इंडिया के ही कई स्टेट्स में जाने के लिए हमें ही परमिट चाहिए होता है, समझ रहे हो, हमारे ही देश में, हमारे ही कई स्टेट में जाने के लिए हमें ही परमिट चाहिए होता है। तो दैट इज कॉल्ड द इनर लाइन परमिट। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर से हमें मिलता है। तो वो क्यों मिलता है, क्योंकि वहां की जो सिचुएशन है वो दूसरी है, देश हमारा है, तो वहां को हेल्दी रखने की जिम्मेदारी किसकी है, वो भी हमारी है। तो उसके लिए हमने कुछ प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके चलते हैं, तेजी से चलते हैं। हमने इस चैप्टर को पूरा शुरू से देखना शुरू किया, तो इसमें जो 8, 10, 11 हैं वो 2 जगह, कुछ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में जो है वहां पे लागू हैं, और बाकी प्रोविजंस आपके लागू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी 1 अप्रैल 1974 को जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो आपकी प्रवर्तन में आ गई। तारीख क्या है, 1 अप्रैल 1974। कई बार जो पीछे के एक्ट हैं उनकी डेट पूछता है, जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रवर्तन की तिथि क्या है, पीछे के एग्जाम में सब में ये पूछा गया। जो पिछले देखो जुडिशरी के एग्जाम के पैटर्न को समझो, ठीक इमीडिएट पीछे का जो भी अमेंडमेंट होगा उसकी डेट जरूर पूछेगा। तो अभी जो पीछे के सारे एग्जाम हुए, तो इसमें सीआरपीसी में संशोधन हुआ, आईपीसी में हुआ, एविडेंस में हुआ। तो प्रश्न आता है कि द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, ठीक है, वो क्या है, तो वो है आपकी 21 अप्रैल 2019 18 है ना, 21 अप्रैल 2018। ये आपकी जो दंड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है 2018 है, उसकी जो है आपकी एक तरीके से है। अब सेक्शन 2 में आओ। सेक्शन 2 में ढेर सारी परिभाषाएं हैं, कुछ नहीं करना है। सेक्शन 2 से कम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने, 2 क्वेश्चन। अगर इंडेक्स भी रट लोगे सेक्शन 2 का, तब भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आज मेरे पास इतना समय नहीं है कि 2 घंटे या 4 घंटे में मैं आपको पूरी आईपीसी पढ़ाऊं, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, पढ़ना आपको है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेक्शन 2 से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन सेक्शन 2 से, और हो सकता है 3 भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है 3 भी मिल जाए आपको। मैं बता रहा हूं सेक्शन 2 का पहला जो सेक्शन है 2A। और एक बात, सेक्शन तुम लोग कहीं का खा गा करके तो याद नहीं करते हो, ABC करके याद करना, लिखने के लिए, याद करने के लिए सहूलियत रहेगी। जो सेक्शन 2A है वो बात करता है बेलेबल ऑफेंस की, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध। और खास बात यही है कि यही धारा 2A ही आपको बताती है नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानती अपराध के बारे में। किस बारे में, अजमानती अपराध के बारे में। दोनों एक ही धाराएं हैं जो आपके प्रावधानों को करती हैं। यहां पर बस मैं आपको यह बताऊंगा कि नंबर्स को कैसे याद करना है ताकि आप उनको याद कर सकें, और जो पुराने विद्यार्थी हैं वो इसको जानते भी होंगे। 2A में बेलेबल यानी जमानती अपराध, ठीक है। 2B में देखो ऐसे याद करना, 2B चार्ज से क्वेश्चन इसके आगे से भी चैप्टर से भी आता है, चार्ज, ठीक है। 2C देखो इधर, 2C माने बताओ, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ऐसे कैसे याद करें, C से देखो इधर मिलाओ, ऐसे अपने बेयर एक्ट में C से C, तुम्हारा बेयर एक्ट है ना, वहां ये सब करोगे तो तुम्हें याद बना रहेगा, है ना, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें याद बना रहेगा। 2C में कॉग्निजेबल। इसके अलावा देखो, कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। पहले सीआरपीसी कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे हैं,
नहीं, फिर से पढ़ो। तो जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के, सिंपल, बाकी दुनियादारी में नहीं जाता। जब संज्ञेय अपराध वो अपराध है जो उनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। तो नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ वारंट बिकॉज यू हैव कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो अगर संज्ञेय अपराध किया तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय में ये शक्ति उसके पास नहीं है। एक बात और समझो, 2D में कंप्लेंट है। अब देखो क्या है, परिवाद हिंदी में किसे कहते हैं, क्या है इसकी खास बात सुनो। परिवाद की, परिवाद से इतना क्वेश्चन आता है जिसकी कोई सीमा नहीं। कंप्लेंट से या तो इससे ये पूछ देगा आपसे, या तो इसके अंदर के कंटेंट आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द कंप्लेंट। तो कंप्लेंट की डेफिनेशन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, देख लेना। और देखना तुम लोग वो भी गलत कर देते हो। जो परिवाद है आपका, अगर परिवाद को ध्यान से देखो तो दो बातें हैं, इट इज मेड ओरली और राइटिंग। तो पहली बात क्या हो गई कि इसे लिखित में भी हो सकती है और दूसरा मौखिक भी हो सकती है। एक बात क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव आएगा, ये नहीं केवल लिखित मार रहे हो केवल मौखिक। ये सिर्फ आपके बेयर एक्ट में ही, हिंदी वाला कहां गया, ये जो आपका एकदम सिंपल था, कंप्लेंट जो है आपकी क्या हो सकती है, लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। एक बात और समझो कि मैं गया पुलिस ऑफिसर के पास और बोला मेरी इसने मुझे मारा, कंप्लेंट हो जाएगी? नहीं, जब तक उसमें कार्रवाई किए जाने की इनपुट ना हो। समझ रहे हो, जब उसमें कार्रवाई किए जाने की मंशा भी होनी चाहिए। लिखित हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। और जो लास्ट वाली लाइन है ना, वही पूछ देता है बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। अगर बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट इसके अंतर्गत जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसके बाद आगे आओ, 2F में इंडिया को बताया गया है। लेकिन एक बात और समझो, कंप्लेंट के आगे ये भी बताया गया है कि कब पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट हो जाएगी, वो तुम्हें पढ़ के जाना है। मैं कह रहा हूं सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और मेरे पास समय है कम, मैं यही नहीं झूलता रहूंगा, तो अब वो तुम्हें पढ़ना तुम्हारा काम है। ठीक है, अब 2F में क्या है, 2F में है इंडिया। ठीक है, 2F में इंडिया है। अब 2G में आओ, या ये एक बात देखना है, इधर देखो, 2G और 2H, इनमें से एक की सिर्फ नंबरिंग पूछता है, एक की सिर्फ जो है वो नंबरिंग पूछता है। मतलब कि 2G में क्या है और 2H में क्या है, इंक्वायरी किस में है, इन्वेस्टिगेशन किस में है। एक बात हमेशा याद रखना, इंक्वायरी जो है वो हमेशा कोर्ट कराती है। कौन कराती है? 2G था ना, 2G केस टेलीकॉम वाला, उसमें इंक्वायरी किसने कराई, कोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन क्या कौन कराती है, पुलिस। एक दूसरी बात, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराती है, एक बात हो गई। चलो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराती है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किस लिए कराती है, फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। खैर कोई बात नहीं, इंक्वायरी कोर्ट क्यों कराती है, क्या ये पता लगाने, आप कहेंगे सर जब इंक्वायरी कोर्ट करा रही है तो यहीं क्यों नहीं डिसाइड कर ले रही मामला हुआ है कि नहीं आ रहा है। बस इंक्वायरी का पर्पस ये होता है कि ये पता लगाना वेयर देयर इज प्राइमा फेसाई केस और नॉट, क्या यहां पर प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ बन रहा है, इंक्वायरी हो गई, अब आगे चलेगा ट्रायल। ठीक है, टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस और नॉट। बस इंक्वायरी का पर्पस क्या है, कुछ मामला है भी कि नहीं, कोर्ट ने देखा हाँ है, बन रहा है, ये नहीं कि पूरी डिटेल यहीं पता कर ली। ठीक है, ये नहीं होगा। टू फाइंड आउट, इंक्वायरी किस लिए, टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी प्राइमा फेसाई केस और नॉट, कोई प्रथम दृष्टया मामला बन रहा भी है कि न्यायालय तो पता तो लगाएगा ना अपनी संतुष्टि के लिए। इन्वेस्टिगेशन किस लिए, एवरी प्रोसीडिंग, वो सारी कार्रवाई जो पुलिस जो है कलेक्शन ऑफ द एविडेंस के लिए करती है, कि साक्ष्य जुटाने के लिए वो करती है। ट्रायल इससे अलग है, ट्रायल जो है इससे अलग है। ठीक है, तो 2G और 2H, इसको नंबरिंग को याद कर लेना, भूल मत जाना। देखो टेंडेंसी को समझो, वो एक क्वेश्चन इसमें, देखो मैंने कहा पूरे 2 से मिनिमम 2 या ज्यादातर 3 क्वेश्चन सिर्फ एक सेक्शन से मिलेंगे। एक बात, दूसरी, ये क्या हुआ, दूसरी बात मैंने कहा एक क्वेश्चन वो ज्यादातर सामान्यतया इससे कंप्लेंट से बना देता, सेक्शन 2D की पूरी डेफिनेशन से ना वो क्वेश्चन उठा दे देगा। इसके बाद 2G और H में से वो एक क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है कि व्हाट इज द इंक्वायरी और व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन। अपने में पढ़ो, इंक्वायरी में एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट, इसी को हाईलाइट कर दो, यही पूछ देगा उठा के।
यानी कि ये कह रहा है जांच से अभिप्रेत है क्या, विचारण से भिन्न। तो वो तो मैंने बताया तुम्हें, इसीलिए तो बताया कि इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी टू फाइंड आउट द प्राइमा फेसाई केस। जब पता लग गया मामला है, अब चलेगा ट्रायल, तब पूरे पूरे मामले को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। ठीक है, ये बातें देखना आगे। 2G और 2H, 2H में मैंने क्या बताया, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है, ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। किस कोड के अंतर्गत, इस कोड के अंतर्गत सारी प्रक्रियाएं, किस लिए, साक्ष्यों के जुटान के लिए, फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। एक बात और समझो, एक बात और समझो, कौन करेगा, दो आदमी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, एक पुलिस और दूसरा वो व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट अधिकार करे। तो ये कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट नहीं कर सकती, कोर्ट कह सकती है कैसे करो। एक बात और बारीक याद रखना, कोर्ट ये तो कह सकती है आपसे कि इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन कोर्ट ये कतई नहीं कह सकती कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करो। ये काम किसका है, आपका। कोर्ट ये तो कह सकती कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट करो, ये नहीं कह सकती कि ऐसे 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 करो। ठीक है, वो हर क्यों ऐसा है, क्योंकि हर आदमी का एरिया डिमार्केट है। तुम कूद के उधर नहीं जाओगे, कोर्ट हो तो क्या मतलब है, तुम कहीं भी चले जाओगे। तुम्हारा काम है बोलना है इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन इनका ना काम है। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस, और पुलिस के अलावा दूसरा कौन, आपका ऑथराइज्ड एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। दो बातें याद आई। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, पुलिस करेगी या वो आदमी जिसमें मजिस्ट्रेट ऑथराइज करेगा। इंक्वायरी कौन करेगा, कोर्ट, मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट और कोर्ट, इतनी बात समझ में आई। अब आओ यार, मुझे लग रहा फिर भी मैं इतना तेज बता रहा हूं, फिर भी स्लो चल रहा हूं, मेरा शेड्यूल टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। अब आओ, कहां गया, 2I, 2I में G के बाद H के बाद I, ये है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, 2J में देखो, इधर ऐसे अंग्रेजी वाले में देखना, अंग्रेजी इधर मिला के देखना। 2J में क्या लिखा है, लोकल और ज्यूरिसडिक्शन। क्या लिखा है, अंग्रेजी में देखो, इसको ऐसे याद, नंबरिंग याद करने में आसानी होगी, इंडेक्स को याद करने में आसानी होगी, है ना। इधर देखो, ये क्या है, 2J, J से ऐसे याद करो, ज्यूरिसडिक्शन। अपने इंडेक्स में इसी पार्ट को हाईलाइट कर दो, नहीं समझे। 2J, J दो बार बोलोगे ना, 2J लोकल ज्यूरिसडिक्शन, J आया ना बार बार। अब तुम्हारे यहां नहीं मारोगे तो खटाक से पेपर में मार दोगे। 2J, J से सर ने बताया था, J को मिला के ज्यूरिसडिक्शन, J से ज्यूरिसडिक्शन, तो 2J, J से ज्यूरिसडिक्शन। मैं अभी तुम्हें, मेरे पास अभी अभी भी देखो 10:30 हो गया, समय बहुत तेजी चल रहा है। तो ये उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें लगूंगा पढ़ाने, तो फिर वो तो मैं बेलेबल नॉन बेलेबल में ही पढ़ाता रहूंगा पूरे दिन, डीप में जाके सर तरीके से। तो आज सिर्फ ये देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2J से ज्यूरिसडिक्शन। आगे आओ, एक बात और समझो, J के बाद K में क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होता है, धारा 8 बताती, मेट्रोपॉलिटन वो एरिया होता है जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से अधिक हो जाए। ठीक है, अब ऐसे याद करो, 2K में सर ने क्या बताया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगरीय क्षेत्र। तो कानपुर क्या है, के से कानपुर। तो ऐसे याद करो कि सर ने बताया कि सर का शहर जो है कानपुर, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है। 2K, के से कानपुर, कानपुर माने महानगरीय क्षेत्र, मेट्रोपॉलिटन एरिया। नहीं याद रहेगा इसे, क्या। अच्छा आगे बढ़ो, इसकी डेफिनेशन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया कहां दी गई है, सेक्शन 8 में, वहां जाके भी देखेंगे। कौन, देखो, जिस राज्य की जनसंख्या 8 लाख 1 मिलियन पार कर जाए, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, दूसरी बात, किसी की संख्या 8 से घट जाए, 1 मिलियन से घट जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, प्रोविजन तो है, अगर घट जाए तो स्टेट गवर्नमेंट फिर नोटिफिकेशन निकालेगी, उसको हटा देगी। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन और मोर हो जाए। तो 2K में क्या है, महानगरीय क्षेत्र यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो 2K से कानपुर, याद रहेगा, है। इंडेक्स याद रखना पूरा काम। पता है इससे क्या होगा, जिस दिन तुम सीआरपीसी के सेक्शन याद रखने की कैपेसिटी आ गई ना, वो तुम्हें इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस दे देगा कि अरे मुझे तो पूरी सीआरपीसी आती है, पेपर क्रैक करने का कॉन्फिडेंस दे देगा। तुम्हें लगता है ओहो देयर इज लॉट्स ऑफ सेक्शन शेड्यूल्स, हाउ कैन आई रिमेंबर दिस। तो जिस दिन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तुम्हें यह हुनर आ जाएगा हाउ टू रिमेंबर दिस सेक्शन, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर तो अभी क्रैक कर दूंगा।
क्योंकि जब तुम क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आधे क्वेश्चन तो इंडेक्स से होंगे, तुम धड़ाधड़ मारोगे तो ये तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो 2K से क्या है, कानपुर, कानपुर माने मेट्रोपॉलिटन एरिया। आगे आओ, K के बाद L, JK के बाद एग L। देखो 2L, L में क्या है, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक बात और समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो में तुम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां वर्णित है, हैं? ठीक है, अब नॉन कॉग्निजेबल कहां है, 2L में। ऐसे याद रखना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक के बाद तुरंत होगा नीचे, है ना। तो ये जहां कंफ्यूजिंग पॉइंट मैं बताऊंगा, 2L में क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और कॉग्निजेबल कहां है, संज्ञेय अपराध कहां है, 2C, असंज्ञेय 2L में। अब हिंदी में क्या है भैया मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा फिर। हाँ ठीक है, M में क्या है, नोटिफिकेशन, M में क्या है, नोटिफिकेशन। अब 2N में आओ, 2M में क्या है, नोटिफिकेशन। अब 2N में आओ, अब याद करो N में क्या बताया गया है, ऑफेंस, ऑफेंस। ऑफेंस में जब जोड़ दोगे ना तो क्या आएगा, N, 2N ऑफेन। नहीं समझ में आया, दो बार पढ़ोगे ना तैयार हो जाएगा। मैंने क्या बताया, हमेशा नंबरिंग पूछता है सेक्शन 2 से। अंदर तो तुम लोग तब से इतने दिन से पढ़ रहे हो तो तैयारी हो गया होगा। मैंने क्या कहा, 2N, 2N में क्या बताया गया है, ऑफेंस, ऑफेंस माने अपराध, है ना। 2N इसमें अपराध है, पता नहीं दो ढा लिखा हुआ है इसमें, है ना। 2N, 2N में क्या है, ऑफेंस। 2N इसको देखो इसे, ऑफेंस को प्रोनाउंस करो 2N ऑफेन, आ गया ना ऑफेंस। ठीक है, तो नंबरिंग याद हुई, नहीं याद हुई, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ यार। अच्छा एक बात और समझो, अब आओ 2O में, क्या किस में आओ, 2O में। 2O में क्या बताया गया है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। इधर आओ, 2O से O आ गया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब इसको तो जानते ही होगे ना, ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है ना। तो 2O में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो 2O, O से ऐसे याद करो। अभी तक तुम्हें सिर्फ एक का नंबरिंग नहीं मिली होगी, वो है 2M। 2M में क्या बताया गया था, नोटिफिकेशन, है ना। तो अब जब तुम 2N पता है, 2L पता है और 2O पता है, तो बीच में तो याद रह ही जाएगा कि ए में यही बच रहा था, नहीं रह जाएगा। आगे आओ, ते चलो भैया यार, तुम क्या ही चलोगे, मैं ही चल रहा हूं। आओ 2P, 2P में 2P से प्लेस, P से P, ठीक है, 2P से प्लेस। 2Q, 2Q में प्लीडर। प्लीडर कौन होता है, देखो प्लीडर वो व्यक्ति होता है जो एक तरीके से न्यायालय के समक्ष मामले को रखता है, अपीयर होता है आके। इसको 2P में बताएगा। प्लीडर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीडर ही कहते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति जो क्या क्या है, विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है, वो प्लीडर हो जाता है ना। अच्छा चलो खैर, अब ज्यादा डीप में नहीं जाते। 2R, 2R में पुलिस रिपोर्ट। कितनी इंपॉर्टेंट है ये, अब देखो R से इसको याद करो, R से रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। 2R, 2R में रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, 2R, 2R में क्या, पुलिस रिपोर्ट। 2R, R में रिपोर्ट। इसको 173 में जाके हम फिर सीखेंगे, ठीक है। आगे आओ, देखो इसके बाद T में प्रेस्क्राइब्ड है। अब देखो 2U पे आओ, क्या है 2U, U में क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। तो 2U को कैसे याद करेंगे, देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब एक बात समझो, अब इसमें तो कहेंगे सर कहीं यू है ही नहीं, तो जोड़ दोगे जब तुम तो यू पे ही फोकस आएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्कूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 2U। देखो 2U, यू में क्या है, यू आ रहा है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
अब कभी नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से, अपने बेयर एक्ट में देखोगे तो नहीं भूलोगे, हैं क्या? टू यू, यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू पे फोकस है। टू यू याद हो गया कि नहीं हो गया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन, अपना पढ़ो, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछे तो कौन, अभी तुम्हें खूब पढ़ा है, सेक्शन 24 में आके पूरा इसी पे 24, 25, 25A पूरा इसी पे है ना, तो कहाँ बताया गया है 24 में, तो उसको देखते रहना, ठीक है। अब आओ एक बात, टू यू के बाद वी, अब आओ ये वी में क्या है, सब डिवीजन, क्या है सब डिवीजन। वी से कहां फोकस आ रहा है, डिवीजन, नहीं आ रहा है, बोलो तो 2 बार पर गजब हाल है यार, फोकस देके बोलो, अपने बेयर एक्ट में देखो, टू यू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, टू वी सब डिवीजन, यार ऐसे मिला दो जाके, तुम्हारा बेयर एक्ट है यार। अब मेरा बेयर एक्ट देखोगे ना तो देखो, अब इसको देखो तो मैंने क्या क्या कर रखा है इसके साथ, जहां जहां जगह मिली है मैंने जो जो मिला वो लिखता गया, जब भी समय मिला मैं इसमें जहां पे नोट्स बनाता गया, चिपकाता गया, जो मिलता रहा मैं लिखता रहा, एक एक लाइन इसकी रख, ऐसे करो ना, तुम्हारा बेयर एक्ट कौन ले जाएगा? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं अपना बेयर एक्ट लाता हूं, कहीं भी कुछ भी पढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं इसके साथ मेरी हैबिचुअल हो गया हूं, मैंने इसके साथ एक लंबा समय बिताया है ना, मैं इसके साथ जो है लंबा समय बिताया है इस बेयर एक्ट के साथ, तो मुझे ये तक पता है किस पार्ट में क्या लिखा होगा और कहां पे मैंने हाईलाइट किया है। तो जब समय बिताओगे ना, तुम्हारे दिमाग खुद तुम्हें वहां लेके जाने लगेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब ये देखो डिवीजन, तो वी को भी देखो और सब डिवीजन को भी देखो, इसलिए देखो ताकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें तुम्हारे बेयर एक्ट में लेके जाए, ठीक है। आगे आओ, टू डब्ल्यू में है सम्मन केस, ठीक है। सम्मन केस कौन होते हैं, वो केस जो वारंट केस नहीं होते हैं। 2WA ये बहुत पूछ रहा है आजकल, 2WA की नई परिभाषा है, किसकी, विक्टिम की। एक बात और समझो, विक्टिम के अंतर्गत उसके गार्जियन और उसके लीगल एयर भी आते हैं। लीगल एयर माने उत्तराधिकारी और गार्जियन माने गार्जियन, तो ये विक्टिम पीड़ित के अंतर्गत ये दोनों भी आते हैं। तो 2 चीजें पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, तीसरा कुछ पूछ सकता है, या तो नंबरिंग पूछेगा, 2WA माने विक्टिम माने पीड़ित, दूसरा क्या पूछेगा, पीड़ित के अंतर्गत क्या कौन कौन है, तो गार्जियन भी है और लीगल एयर भी है। इतना समझ में आई? 2X ऐसे समझो, 2X में क्या है, वारंट केस। अब ऐसे समझो, देखो इधर, तुम लोग कहोगे क्या ही बता रहे हैं सर, 2X माने क्या है, वारंट केस। वारंट केस कैसा होता है, गंभीर कोटि का, जिसमें पनिशमेंट कैसी हो, डेथ हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, इस तरीके से हो। तो ऐसे याद करो, देखो ये क्या है 2X और ये क्या है, वारंट केस, ठीक है। अब इसको ऐसे याद करो कि अगर विदाउट कंसेंसुअल सेक्स कोई करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, वारंट केस। अपने हिसाब से मिला के याद कर लो, अब ज्यादा इसमें मत बुलवाओ मेरे से, ठीक है। तो ये याद रहा कि नहीं याद रहा? 2 के बाद सेक्शन 3 पे आओ, 4 पे आओ और 6 पे आओ सीधे। सेक्शन 6 जो है वो क्या बताती है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। सेक्शन 2 में सब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा एक बात और समझो, जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो आपकी किस शेड्यूल में है, कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, समवर्ती सूची में, हाँ ठीक है। इसमें अमेंडमेंट राज्य भी कर सकता है और इसमें अमेंडमेंट केंद्र भी कर सकता है। क्यों? तो जब बताया समवर्ती सूची तो दोनों का सब्जेक्ट मैटर है, अगर स्टेट को कोई लगेगा नई बात डालनी है तो आपका डाल देगा अमेंडमेंट करके, केंद्र को लगेगा तो केंद्र भी आपका डाल देगा अमेंडमेंट करके, ठीक है। तो किसमें है, समवर्ती सूची में है और कोई भी इसमें अमेंडमेंट कर सकता है। ये मत सोचना कि केवल केंद्र ही अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया किस शेड्यूल में है, अगर यूनियन लिस्ट में होता तो केवल केंद्र करता, स्टेट लिस्ट में होता तो केवल राज्य करता। अब मैंने क्या कहा, किसमें है ये, कंकरेंट लिस्ट में, तो दोनों भी इसमें कर सकते हैं, संसद भी कर सकता है, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करती रहती है। जब अपना बेयर एक्ट उठा के देखोगे भ्रम दूर करने के लिए, कि तो बहुत सारे सेक्शंस में कोई तमिलनाडु ने अमेंडमेंट किया, कहीं किसी ने किया, कहीं किसी ने किया, कहीं किसी ने किया। क्या देखो, हमेशा क्रिमिनल जो पेनल लॉज होते हैं, वो पेनल लॉज जो होते हैं वो हमेशा कभी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं अप्लाई होते हैं। जाके मेरी बात को समझो, पेनल लॉ की खास बात क्या है, सिविल तो कर देगा आपको,
जो पेनल लॉज होते हैं, जो दांडिक विधियां होती हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिव रेयरली बहुत होती ही नहीं है, मतलब उनको भविष्य के दृष्टिगत ही बनाया जाता है, आपको पीछे जाके नहीं इम्प्लीकेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे आओ, मैं आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे चलो, अब तेज से आओ यार, धीरे धीरे बोल रहा मैं। सेक्शन 6 देखो ध्यान से, जो मैं सेक्शन बताऊंगा इंपॉर्टेंट है। 6, ठीक है, 7, 6 से लेकर 25A तक, अभी मैं बता रहा हूं जो, सुनो इधर, 6 से लेकर 25A तक, इसमें से 2 क्वेश्चन आपका आएगा। कितना आएगा? 2 क्वेश्चन। अब कैसे? 6 से लेकर, देखो 6, ठीक है, 9, 8 में मैंने बताया वही मेट्रोपॉलिटन वाला, ठीक है। इसके बाद 13, सेक्शन 13 बहुत पूछा जाता है। एक बात और देखो, 13 में क्या लगा है? 13 में लगा है आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेरी तरफ देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया? 6 से लेकर 25A तक, ये बताया ना, जहां पर भी स्पेशल लग जाएगा इस पूरे 6 से 25 तक के बीच में, याद रखने के लिए क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, 6 से 25 तक जहां पर भी स्पेशल शब्द लग जाएगा, उसका, उस मजिस्ट्रेट का कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष। कितना होगा? 1 वर्ष। जैसे आपका सेक्शन 13 में क्या है? देखो ध्यान से, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। जैसे सेक्शन 18 देखो अपने बेयर एक्ट में, 18 में क्या है? स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। और आप ये देखा ना आपने, एक बात और, दूसरी बात इसमें याद रखो, इनको बना अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। कब? इफ रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट। दोनों पर कौन करेगा? हाई कोर्ट, इफ रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट। और नंबर 3 बात क्या? टेन्योर क्या रहेगा? 1 साल। कितना रहेगा? 1 साल। अंदर क्या लिखा है पूरा पढ़ने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। किसकी है? तुम्हारी है। और सुनो, 13, 18 ये सब स्पेशल वाले शब्दों को देखो, अपने इंडेक्स देखो ध्यान से, बेरेट का इंडेक्स देखो। तो मैं क्या कह रहा हूं, जहां पर भी स्पेशल लग जाएगा उसका मतलब है कि कौन करेगा? इफ रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट करेगा, अपॉइंट बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। कब कर सकता है? और उसका जो कार्यकाल होगा वो क्या होगा? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से अधिक नहीं होगा, जहां पर भी स्पेशल लगेगा। ये स्पेशल वाला पूछता है, ठीक है। सेक्शन 24 में आओ, 24 में आओ। इसी दौरान तुम्हें मैं काम ये भी दे रहा हूं कि तुम्हें 6 से 24 तक के हर सेक्शन का नंबरिंग याद होनी चाहिए, ठीक है ना। सेशन कोर्ट किसमें है, मेट्रोपॉलिटन किसमें है, कौन किसमें है, वो सारी नंबरिंग तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। ग्यारह मार्क करना इस पे, 11, 12, 13 सभी मार्क करो, सभी इसमें से कहीं से भी पूछ सकता है। मैं कह दूं ये पढ़ो तो गलत बात हो जाएगी। तो मैं पूरा का पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड जो चैप्टर 2 है उसको पूरा याद करना है। उसमें याद करने के लिए अगर स्पेशल आ जाए तो उसके कार्यकाल क्या होगा? 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। हाई कोर्ट करेगा, कब करेगा? इफ रिक्वेस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये बस गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट या कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अगर करेगी तो उसमें वो आ जाएगा। आगे आओ, 24 में आओ। किस में आओ? 24 में। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने कहां बताया था, याद करो, 2U में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब वहां पर जो बताया गया था वही धारा आ गई, धारा 24। कौन सी आ गई? धारा 24। कौन सी धारा आ गई? धारा 24। देखो अब एक बात को समझो, इनके कार्यकाल के बारे में पूछा जाता है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वापस आओ, सेक्शन 24 में आओ। देखो ध्यान से, 24 आपका बताता है कि लोक अभियोजक कौन होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है आपका एक तरीके से कौन होगा, 24 आपका बताता है। 24 को ध्यान रखने के लिए जरूरी ये है, 24, 24 और 25, 25A इन 3 सेक्शन से एक क्वेश्चन मिलेगा। मैंने क्या कहा आपको, जो ये जो चैप्टर 2 है इससे 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें 24, 25 और 25A से जो है एक क्वेश्चन मिलेगा, और बाकी का 1 या +1 क्वेश्चन ऊपर से मिलेगा। जनरली एक क्वेश्चन यूपी जैसे राज्य पूछ देते हैं, वही तुम्हारे स्पेशल वाले से। अगर नहीं पूछेंगे तब भी तुम्हें तैयार रहना है, सारे के सारे नंबर तुम्हें याद होने चाहिए, वो इस एक नंबर को बचाने के लिए, ठीक है। वापस आओ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन कब क्या हो सकता है। 24 को बड़े ध्यान से पढ़ना है, 24 से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक बात समझो,
स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है। किसके साथ कंसल्टेशन करने के बाद? हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद जो है लोक अभियोजक नियुक्त करती हैं। जो तुम जिसके लिए अपॉइंट होगे, तुम्हारी जो जिस पोस्ट के लिए तुम जा रहे हो वो कौन सी पोस्ट है? इसके बाद वाला जो सेक्शन है, इसके जो है बाद वाला जो सेक्शन है वो उसके लिए, किसके लिए? सहायक लोक अभियोजक की तुम एग्जाम देने जा रहे हो। किसके लिए देने जा रहे हो? सहायक लोक अभियोजक का जो है तुम एग्जाम देने जा रहे हो। देखो इसमें कई तरह के पब्लिक प्रोसिक्यूटर में दिए गए हैं। एक बात समझो, लोक अभियोजक होता कौन है? जब भी कोई अभियोजन चलता है, सिंपल बात समझना, कौन सा? दांडिक अभियोजन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहीं चलती है तो उसमें पार्टी कौन होती है? स्टेट। तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट जो है अपने आदमी को भेजेगा। पार्टी कौन है? स्टेट। तो वो हो जाएगा आपका अभियोजक। इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अभियोजक होता है। कौन किसमें होता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अभियोजक होता है। तुम लोग जब एपीपी बन जाओगे तो किसके अंडर जाओगे? मजिस्ट्रेटों की न्यायालय में तुम लोग न्यायिक आपराधिक कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए तुम राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाओगे। एक बात तो धारा जो 24 है वो ये कहती है, धारा 24 के 1 by 1 करके कई क्लॉज हैं, ठीक है। एक जिले में जो लोक अभियोजक होगा वो किसी अन्य जिले का भी लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। धारा कहती 24(3), ठीक है। एक बात समझना, एक बात और समझो, इसके लिए बताया गया है कि राज्य में नियमित काडर होगा। किसका? लोक अभियोजकों का। और इनकी जो नियुक्ति होगी इसके लिए जरूरी जो है कितने वर्ष का अनुभव? 7 वर्ष का अनुभव। ऐसे याद करो कि मान लीजिए सरकार तुम्हारे फेवर की आ गई, तुम्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो कितनी साल की प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए? मिनिमम 7 साल की प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, एक कैडर होता है राज्य में, उसी कैडर में से जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा। 7। और एक बात समझो, ये कौन सा क्लॉज बताता है? 24 का 7। कौन सा? ये इसलिए याद रख रहेगा तुम्हें, 24 का 7 क्या बताता है? कि विधि 7 साल तक उसके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। याद रहेगा नहीं रहेगा? बताने तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन क्या छोड़ूं क्या बताऊं, समझ देखो घड़ी तो भाग रही है, ठीक है। एक बात और समझो, अब इसी के आगे लिखा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके लिए कितना चाहिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7, और जहां स्पेशल लग गया उसके लिए कितना चाहिए? 10 साल। याद रहेगा? आजकल ये बहुत पूछ रहा है, कितना चाहिए? 10 साल। न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जो है वो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। विशेष लग गया, अब स्पेशल लग गया, कुछ तो स्पेशल क्वालिटी चाहिए, तो उसका अनुभव कितना बढ़ गया? उसका 3 साल। तो कितना हो गया? ठीक है, 10 वर्ष हो गया उसका, ठीक है। एक आपका केस है राजेंद्र शंकर त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा केस है? राजेंद्र शंकर त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस में कहा गया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, अतः इसके विरुद्ध जो है आपका अधिकार परीक्षा की रिट लाई जा सकती है। एक बात और सुनो, अब आई धारा 25। कौन सी धारा आई? 25 किसकी है? आपकी। इसी की आप तैयारी कर रहे हो। किसकी? कौन सी तैयारी कर रहे हो? धारा 25 में आपके बारे में बात करी जा रही है। देखो प्रत्येक जिले में, मेरी तरफ देखो, अरे क्या बतियाने लगते हो तुम लोग पीछे सब। मुझे पता है तुम इतने गंभीर विद्यार्थी हो कि तुम कोई बेकार की बात नहीं कर रहे होगे। तुम जरूर पढ़ाई लिखाई से या कुछ सेक्शन छूट गया होगा या जोड़ना या घटाना होगा, वही कर रहे होगे। लेकिन उससे होता है क्या भैया कि मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर चले जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गप्पे लड़ा रहे हो, तुम जरूर कोई काम की चीज कर रहे होगे, कोई छूट गया होगा या जुड़ गया, कुछ भी ऐसा होगा जो विच इज हेल्पफुल फॉर यू, है ना। लेकिन होता क्या है, मैं ना सीधे तुम्हारे पास चला आता हूँ। समझ रहे हो कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? तो मुझे लगता है कि तो मेरा ध्यान आकर्षण हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, धारा 25 किसके लिए है? आप सबके लिए। किसके लिए? आप सबके लिए। ध्यान रखना, प्रत्येक जिले में क्या होंगी? मजिस्ट्रेटों की न्यायालय होंगे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यहां पर अभियोजन यानी अब प्रोसिक्यूशन का संचालन करने के लिए राज्य सरकार किसे अपॉइंट करेगी? आपको, सहायक लोक अभियोजक को। इसी के तो पेपर देने जा रहे हो। अलग अलग जिले में अलग अलग नाम है, कहीं एडीपीओ है, कहीं वो है सब यही है ना।
तो क्या करेगी, धारा 25(1) कहती है कि सरकार एक या एक से अधिक राज्य लोक सेवक जो है सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। एक बात इतना समझ में आई। देन ओके, एक बात और समझो, इसमें एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। धारा 25(3) कहती है कि किसी विशिष्ट मामले में अगर लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। यानी कि एक बात समझो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास इतनी पावर है कि किसी मामले में वो किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। ये बात कौन बता रहा है, धारा 25(3). एक बात और समझना, अब दूसरी बात सुनो, इसमें जो 3 पॉइंट है वो तीनों पॉइंट याद रखो, आ जाएगा। तीसरी बात, कोई भी पुलिस अधिकारी, ठीक है, वो भार साधक नियुक्त नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा, वो तभी किया जाएगा जब उसने उस मामले में अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन ना किया हो। मैं पुलिस अधिकारी इसी मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, मुझे ही तुम लोक अभियोजक अपॉइंट कर दोगे, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की तैसी नहीं हो गई है? कहां, कितनी अच्छी बात कही, फेयर टाली नहीं होगा। ठीक है, तो क्या रखना है, कौन होगा, राज्य सरकार जिले में मजिस्ट्रेटों की न्यायालय के लिए सहायक लोक अभियोजक का पद सृजित करती है। दूसरी बात, धारा 25(3) कहती है कि अगर सहायक लोक अभियोजक अनुपलब्ध है तो जिला मजिस्ट्रेट डीएम, जिसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक अधिकारी नियुक्त कर सकती है। कौन से में है ये, 25(3). केवल नंबरिंग मत याद रखना, अंदर का भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो, कोई पुलिस अधिकारी भी सहायक लोक अभियोजक अपॉइंट हो सकता है, बशर्ते उसने उस मामले में अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन ना किया हो, तो उसे भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक नया काम निकल कर आया, बनाया गया डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्या बनाया गया, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये किसके अंतर्गत काम करेगा, किसके अंतर्गत काम करेगा, ये बताओ। एक अभी आगे देखो, अभियोजक डायरेक्टरेट ऑफ अभियोजन निदेशालय आगे होगा, है है ना, तो अभियोजन निदेशालय। अब क्या किया गया, राज्य सरकार ने क्या किया, देखो मेरी तरफ देखो सब लोग। अब उनके क्रिमिनल मैटर्स में होता क्या है, जब सरकारें बदलती हैं तो होता है बंदर बांट, पूरे पिछले पीपी हट जाते हैं, नए पीपी आते हैं, जिनका जैक जुगाड़ होता है वो सब अपॉइंट होके आते हैं। अब सरकारें अपने लोगों को उपकृत भी करना है, चूंकि सत्ता में नहीं थे आप, अब आ गए हैं तो अपने लोगों को उपकृत भी करेंगे। तो होता क्या, कोई भी आदमी कुछ भी बन जाता है, सिफारिशाई अपॉइंटमेंट, सिफारिशाई अपॉइंटमेंट। तो अब इससे अल्टीमेटली दिक्कत किसको होती है, स्टेट को। क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंट वो किसको करेगा, जाके स्टेट को। तो इसलिए इस समस्या के निर्धारण के लिए बोला गया कि एक अभियोजन निदेशालय बनाया जाए, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाए, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बनाया जाए, जो सारे मसलों को क्लब करके देखे ये सब किसके अंतर्गत काम करेंगे उसके, और वो किसके अंतर्गत काम करेगा, होम डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो इसके लिए अभिनव इसके लिए एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 10 साल, इसको याद रख लेना। कितना चाहिए, 10 साल। अच्छा, एक केस है, बहुत लीडिंग केस है। क्या कहीं किसी भी स्थान को कोर्ट घोषित किया जा सकता है? क्या सेशन कोर्ट अपने स्थान के अलावा भी कई बैठकें कर सकता है? केहर सिंह बनाम स्टेट के केस में 1989 के केस में तिहाड़ जेल में सेशन कोर्ट आपकी चली, और इस केस में ये कहा गया कि ये जो है संवैधानिक है। क्या है, संवैधानिक है, ये जो है आपका संवैधानिक है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कब लोक सेवक नियुक्त नहीं, लोक अभियोजक नहीं नियुक्त हो सकता है? यदि उसका नाम एक तरीके से जिला दंडाधिकारी की सूची में नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है, उसमें लिस्ट में नाम होना जरूरी है। किसमें बताया गया है, 24(5) में। धारा 24 से क्वेश्चन मिलेगा, उसको पूरा पढ़ लेना। ठीक है, और सुनो, पढ़ोगे कैसे, 1 2 3 4 कितने पॉइंट है वो दिमाग में 1 बाय 1 करके याद रखोगे, मेंस में भी ये मदद करेगा। ठीक है, अब ये बताओ, कोई व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए उसका कितना अनुभव चाहिए, विशेष लोक अभियोजक के लिए कितना अनुभव चाहिए? कौन सा क्लॉज बताता है, 24 का 8, कौन सा बताता है, 24 का 8। ठीक है, मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में कौन प्रोसीडिंग चलाता है, वेरी नाइस, सहायक लोक अभियोजक। ठीक है, क्या कोई पुलिस वाला सहायक लोक अभियोजक नियुक्त हो सकता है? हो सकता है, हाँ, वेरी नाइस। ठीक है,
उसकी एक सर्टेन निश्चित होनी चाहिए। अच्छा, जहां पर और एक बात बताओ, धारा 13 में मैंने बताया था कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है, तो इसका कार्यकाल कितना होगा? गलत बात, तुम लोग थोड़ा पढ़ते, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर शब्द पूरा इस्तेमाल क्या करो। हो सकता है हमें विशेष की जरूरत मात्र 3 महीने के लिए पड़ी हो, तो हम उसको 3 महीने के लिए क्या आएंगे? जरूरी है कि उसको 1 साल ढोया जाए पूरा? विशेष परिस्थितियों में विशेष आदमी की जरूरत पड़ती है, वो आदमी स्पेशल है, स्पेशल काम के लिए आया है, करेगा चला जाएगा। तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो ये याद रखना, आता है कौन करेगा? हाई कोर्ट। किसकी रिक्वेस्ट पे? कंसल्टेशन नहीं है, क्या है? परामर्श नहीं है स्टेट के साथ, क्या है? निवेदन है। रिक्वेस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगा कि साहब हमको एक स्पेशल मजिस्ट्रेट चाहिए, इसको जरा अपॉइंट करो, हाई कोर्ट कहेगा ओके ले आओ, है ना? किसको? इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, कहीं पर भी सर्टेन कार्यकाल नहीं है। इसीलिए हाँ, पूरे कई कई लोग 15 साल सरकारें चली तो 15 साल चलते रहे, सरकारें बदली बदल गए, सरकारें बदली बदल। इनमें अब मिनिमम अपॉइंटमेंट के लिए क्राइटेरिया जो चाहिए वो इतना चाहिए ही चाहिए। ना 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 ना, वो जो मैंने आपको विशेष वाला बताया उसके लिए 10 चाहिए, बाकी के लिए 7 साल चाहिए, बाकी के लिए 7 साल चाहिए। अच्छा, एक बात और समझो, पहले कुछ स्टेट ने अपने आप पूरा कैडर बना रखा, ये आएंगे, वो कैडर उसमें से ऐसा नहीं कि किसी को भी, अब देखो डीएम बन गए, डीएम के पास बोला था पावर, किसी को कहीं भी बिठा सकता है, तो कहीं नहीं बिठा सकता, एक कैडर है, एक रिवीजन है, उस लिस्ट आएगी, उसमें से आप जाओगे, ये नहीं कि किसी को उठा के बिठा देगा, लेकिन वो भी चीजें मैनेज हो जाती हैं, है ना? वो भी चीजें मैनेज हो जाती हैं कि अगर आपके पास अप्रोच है, सर्टेन ईयर की प्रैक्टिस है, डीएम आपका है और डिस्ट्रिक्ट जज आपका है, दोनों मिल गए अपॉइंटमेंट आपका हो गया, दोनों मिल गए अपॉइंटमेंट आपका हो गया। और इन सब की भी जरूरत नहीं है, सरकार आपकी है, सीधे नाम जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस निकलेगी और आपका सीधे 10-12 लोगों के लिस्ट में नाम आएगा और सीधे आपको कहां अपॉइंट कर देंगे? ये इनको छोड़ो, लोअर कोर्ट डीएम छोड़ो, सीधे उठा के हाई कोर्ट बिठाएंगे आके। हाई कोर्ट में जो प्रक्रियाएं चलती हैं वहां के लिए क्या कोई एडवोकेट का एग्जाम होता है? तुम जो एग्जाम दे रहे हो बहुत थोड़ा, जिले के लिए भी नहीं दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो? मजिस्ट्रेटों की अदालतों के लिए। तो ऊपर वाले सब ऊपर से आते हैं, तुम लोग जज बनोगे तो कहां बनोगे? बहुत नीचे, ये ऊपर वाले सब ऊपर से आते हैं। हाई कोर्ट में क्या कोई पेपर दे के आते हैं? कहीं कोई पेपर दे के नहीं आते हैं, दे आर द अप्रोचेबल पीपल। कहना नहीं चाहिए, जस्टिस अरुण कुमार थे, ये जस्टिस अरुण मिश्रा, इनके भाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, कोई ना। इनके भाई की अगर 8 से 9 साल पहले की फेसबुक पोस्ट देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि जब तुमने फेसबुक ज्वाइन किया था ना, हाई स्कूल के बाद रोज नए स्टेटस लगाते थे, है ना, और कहीं कहीं कुछ भी बचपना जो होता है, अपनी पुरानी पोस्ट रिव्यू करो। अरुण मिश्रा के ब्रदर की पोस्ट उसी तरह थी। और जिस दिन ये गवर्नमेंट का लास्ट टेन्योर था, गवर्नमेंट का लास्ट टेन्योर मतलब समझ रहे हो, 14 से 19 वाली का लास्ट टेन्योर था, उस दिन राष्ट्रपति की सील और मुहर से एक आदमी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उच्च जज अपॉइंट किया गया। और उसके लिए, इसके लिए कोई नियम नहीं है एज का, लेकिन फिर भी क्राइटेरिया प्रैक्टिस में ये रखा गया है कि मिनिमम 44 साल एज होनी चाहिए। किसी को मिनिमम एज रखी नहीं है वहां पे, तो अगर किसी को 30 साल में हाईकोर्ट का जज बना दोगे तो 20 साल सुप्रीम कोर्ट रहेगा, समझ रहे हो? वो तो पीएम से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। कोई आदमी 15 साल 12 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा तो कितना पावरफुल हो गया वो, समझ रहे हो? तो क्या बनाया गया है? प्रमोशन नियम है ना, तो क्या बनाया गया है कि मिनिमम 45 फुट का एरिया होना चाहिए। वो व्यक्ति उस क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं करता था, वो आदमी 44 साल का ही था। और अभी 2000 जो, अब देखो सुप्रीम कोर्ट में तो सीक्वेंस हम देखते हैं ना, अगर उस सीक्वेंस को देखेंगे, एज से पता रहता है पूरे देश के हाई कोर्ट की काउंट करके कि हाँ ये जज ऊपर आएगा जाएगा और ये बनेगा जाके, पहले पता होता है ना कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। 2039 में भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, समझ रहे हो? तो वो जजेस जिनको मैं जजमेंट पढ़ाता हूं और इन जजेस में कितना फर्क होने वाला है, आप लोगों के नॉलेज के बराबर ये कहीं टिकेंगे ही नहीं। सबसे बेहतरीन जजमेंट देते हैं आप लोग, जब 8 साल 10 साल लोअर कोर्ट में रहे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, पूरा जीवन लोअर डिस्ट्रिक्ट में खपा दिया ना आपने, आपकी लॉ की समझ बहुत तगड़ी होती है। ये सिर्फ फिलोसफिकल बातें करते हैं। यस देयर इज वायलेशन, क्लियर कट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये केवल फिलोसफिकल बातें करते हैं। एनवायरमेंट का केस आया, ओहो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट 1992, इंडिया ऑफ द पार्टिसिपेंट, अर्थ इज एनवायरमेंट इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द लाइफ, इस तरह का मीठी बातें करी और बोल दिया कि वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये सब यही करते हैं।
ये आप इनकी लॉ की जो जानकारी होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो इनका अपॉइंटमेंट तुम सब नीचे रहोगे, मैं ये कहना चाह रहा था। आगे आओ भैया, नंबरिंग याद रखना तुम्हारा काम है, और ये बहुत आसान है। जैसे देखो सेक्शन 2 पूरा याद कर लिया, ऐसे बाकी भी तुम याद कर लोगे। अच्छा, धारा 18 के अंतर्गत नियुक्त किए गए विशेष महानगर मजिस्ट्रेट का समय सीमा क्या है? 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। विशेष लगाए थे ना, धारा 13 धारा 18 दोनों में विशेष है, देख लेना, दोनों याद कर लो ऐसे करके। अच्छा एक बात बताओ, धारा अभी मैंने बताया कि स्पेशल लो का वियोजक समय सीमा क्या रहेगी? कितने साल मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए? 10 साल। मैंने बोला था कि कौन सा सेक्शन है पूछा जाता है अक्सर, अभी बताया था 24 का 8। कौन सा बताया था? 24 का 8। आगे आओ, अब आते हैं हम आगे, कहां पर? सेक्शन 26 से हम कहा देखते हैं 35 तक। पावर ऑफ कोर्ट चैप्टर 3 में आते हैं। किस में आते हैं? पावर ऑफ कोर्ट चैप्टर 3। चैप्टर 3। अच्छा, ये डायरेक्टरेट, अगला प्रश्न एक आता है अक्सर, ये जो 25A है, देखो ध्यान से, ये क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये जो कार्यालय बताए थे ना, ये कब आया है? 2005 में। कब आया है? 2005 में। जरूरत बताई मैंने क्यों आया है? इतने अपॉइंटमेंट हो जा रहे हैं, सब अपने मन का कर रहे हैं, तो सबको एक ऑफिस के अंदर ले आओ, तो यही ऑफिस हो गया। और कितने साल प्रैक्टिस चाहिए? 10 साल। कैसे अपॉइंट होगा बताओ? विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। उस उच्च न्यायालय के उच्च मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ इसकी नियुक्ति होगी। 2005 में प्रावधान आया है। समय कितना रहेगा? 10 साल। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या पूछेगा इसके अलावा? इसके अलावा पूछेगा ना, तुम्हें पता है ना, हमें पता है। नहीं समझे? आगे आओ, अब आते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 बात करता है न्यायालय की शक्ति। ये जो चैप्टर है, ये है धारा 26 से लेकर आपका 35 तक। कहां तक? 26 से लेकर 35 तक। बस देखना, तुम ध्यान से देखना, और यहां से क्वेश्चन मात्र 3 सेक्शन से 2 क्वेश्चन। बस थोड़ा फोकस्ड हो जाओ। जो देखो, जो पुराने विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कहां कहां से क्वेश्चन आता है, वो बस लापरवाही करते हैं, मेहनत कम करते हैं थोड़ी, उन्हें सब पता है, थोड़ा पढ़ लें हो जाएगा उनका। जो नए विद्यार्थी हैं उनको ये सीखने का मौका मिलेगा कि कौन से सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, कहां से पेपर आता है, कैसे चीजें बनती हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, बात कर रहा हूं अध्याय 3 की। किसकी? अध्याय 3 की। अध्याय 3 कहां से कहां तक है? न्यायालय की शक्तियों की बात करता है। धारा 26 से लेकर आपका एक तरीके से 35 में ये वर्णित है। इसमें से देखो, देखो ध्यान से, ये कौन सी हो गई? धारा 26। कौन सी हो गई? धारा 26। धारा 26 क्या कहती है? धारा 26 आपकी कहती है कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। इसको आपको रीडिंग मारनी है पूरा, अंदर से इसको पढ़ के जाना है। धारा 27 से बहुत पूछा जाता है। धारा 27 किसकी बात करती है? धारा 27 बात करती है जुडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल, यानी किशोर अपराधियों के विचारण की जो धारा है, वो कौन सी धारा है? धारा 27। इसमें 2 बातें याद रखना। अब किशोर है तो उम्र क्या होनी चाहिए? देखो ध्यान से, 16 वर्ष से कम। एक बात, किशोर अपराधियों के विचारण की धारा कौन? 27। पहला क्वेश्चन सीधा सेक्शन पूछेगा, इंडेक्स। दूसरा, उसकी आयु क्या होगी? 16 वर्ष से कम। क्या होगी? 16 वर्ष से कम। और एक बात और ध्यान रखना, उसने क्या ना किया हो, पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था, लेकिन जब बाद जो ये सीरियस ऑफेंस करने लगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। मेरी तरफ देखो, पहले ये था कि जुवेनाइल को 3 साल ज्यादा सजा ही नहीं थी। ठीक है, जब जुवेनाइल पूरा बलवा काट दिए, मार दर्द एकदम धुआं उड़ा के रख दिए पूरा है, छोटे से बवाल भारी किए, तो फिर ये किया गया कि अगर ये सिवियर ऑफेंस कर रहे हैं, हेनियस क्राइम कर रहे हैं, तो इनका ट्रीटमेंट अब दूसरे तरीके से होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? वो किस मामले का अपराधी नहीं होना चाहिए? मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय उसने अपराध ना किया हो। ठीक है, तो क्या होगा? किशोर द्वारा कारित का विचारण कौन करेगा बताओ? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब 3 बातें याद रखनी है धारा 27 में, 3 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। नंबर 1, किशोरों का विचारण, धारा 27। किशोर की आयु 16 से कम। तीसरा, वो उसने क्या ना किया हो? मृत्युदंड या आजीवन कारावास में दंडनीय अपराध न किया हो। और चौथी बात, कौन उसका ट्रायल चलाएगा, मुकदमा कौन सुनेगा? मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब बस यही याद, अक्सर ये पूछ देता है, क्या पूछ देता है ये, तो कुछ मत करो, 27 के आगे जाओ और ऐसे देखो, बस ये लिख दो। देखो सेक्शन 27 जहां लिखा, कैसे तैयारी करनी है, सेक्शन 27 लिखा है ना, ये देखो कैसे लिखो, इसी के आगे जाओ ऐसे लिख दो 16 ईयर। तुम पढ़ चुके हो ना इसको, तो याद रहेगा। सारा 27 के आगे इंडेक्स में भी यहां लिखो ऐसे जैसे मैं लिखता हूं 16 साल, और आगे क्या लिखोगे, ट्राइड बाय दी सीजीएम, बस खत्म हो गया काम। अब जब भी तुम धारा 27 देखोगे इंडेक्स यहीं लिखा है उत्तर पूरा, 16 साल ट्राइड बाय दी सीजीएम। इस तरह करो ताकि पेपर के समय पूरा पढ़ने का काम खत्म हो जाए। बस तुम चलते चलते जब जा नहीं रहे हो, सुबह 6 बजे जगे, 10 बजे पेपर है, 2 घंटे में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तीनों रिवीजन हो गया। इसलिए क्या ऐसे तरीके से, ठीक है। 26A में 375 का आईपीसी की विचारणा कौन करेगा, महिला पीठासीन अधिकारी। यूपी में बहुत पूछा जा रहा है इस समय 26A में। भैया तुम्हें समझ में आ रहा है ना? ये मुझे लग रहा है 2008 है ये। एक सेकंड रुक जाओ जरा देख लूं मैं। ये ना 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 ना, मेरी बात तो सुनो। ये 16 साल जो 27 है, नया वाला बैलेट किसके पास है? इसमें अमेंडमेंट हुआ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, फिर इसमें भी जाके अमेंडमेंट हुआ है। तो तुम उसकी डेट ऑफ अमेंडमेंट एकदम एग्जैक्ट जो है उसमें सटीक, उसको देखो उसी के नीचे जाके जो नए बेयर एक्ट में है। क्या किसमें? इसके अलावा सुनो इधर देखो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो सब लोग, एक मिनट रुक तो जाओ, कहां पहुंच गए जाके, मेरी बात तो सुनो। कौन कौन कर सकता है? पहले तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा एक बार, या फिर जरूरी नहीं है वही करे, या फिर दूसरे तरीके से आपका बाल अधिनियम 1960 के अंतर्गत जो होगा, जो आदमी अपॉइंट किया जाएगा वो भी कर सकता है। कई बार प्रोबेशन ऑफिसर होता है ना, परवीक्षा अधिकारी, स्टेट अपॉइंट करती है परवीक्षा अधिकारी, पूरा उसी के लिए एक्ट आया है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, तो उसमें भी बाल अपराधियों के बारे में जिक्र किया गया है, वो भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके उत्तर में आए तो आपका जो बेयर एक्ट कह रहा है वो कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो यही नहीं कह रहा है, वो ये भी कह रहा है कि अथवा बाल अधिनियम, अथवा है वो भी बाल अधिनियम 1960 के अधीन कोई व्यक्ति जो है आपका कर सकेगा। तो जो इसमें एकदम एग्जैक्ट लिखा है वो आपको बोलना है। आगे आओ। हाँ उस वो तो एक अलग बोर्ड हो गया, एक जुवेनाइल, बताओ। ठीक है, मेरी बात नहीं सही, इसको पढ़ लो, तुम पढ़ ही लो, 1 मिनट इसको पढ़ लो, पढ़ लो इसको, रीडिंग मारो, एक खत्म करो इसका मसला। सेक्शन 27 की एक रीडिंग मार दो फटाक से, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। तो वही मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन सुनो इसमें ये जो ये कह रहे हैं वो एकदम ठीक कह रहे हैं, वो मैं ये जो कह रहा हूँ एकदम ठीक कह रहे हैं, वो बात को भी सुनो। लेकिन अभी वो हाँ, इसके अलावा वो भी है, इसके अलावा पूरा एक एक्ट है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो इन्हीं को डील करेगा, इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, बोर्ड में अपीयर किया जाएगा। वो ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन डोंट कंफ्यूज इट, जहां पे हो वहां पर आप स्टिक रहिए, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा। तो जो, अच्छा एक बात और समझो, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है 3 TTR, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन। आपके इसी धारा में लिखा होगा, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन। आगे आओ, अब आओ सेक्शन 28 में। किसमें? 28 में मैं बता रहा हूं 3 सेक्शन में से आपका कौन कौन से, आपका 27, 28, 29, 30, 31, इन 4 सेक्शन में 2 क्वेश्चन मिलेगा। 28 बात करता है सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास। एक बात समझना, हाई कोर्ट कोई भी सजा पास कर सकता है, सेशन कोर्ट कोई भी सजा पास कर सकता है, आपका उसका एडिशनल सेशन जज कोई भी सजा पास कर सकता है, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज नहीं कर सकता। उसकी सीमा कितनी है?
10 वर्ष। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धारा 28 को सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, वो बिल्कुल बनता है, लेकिन सेशन कोर्ट जो सजा देगी वो 366 के सीआरपीसी के तहत जाके कंफर्मेशन किसका चाहिए, हाई कोर्ट का। उसमें जज कितने होंगे, मिनिमम 2, ठीक है। वहां पे अभी चलना है, आगे आओ। 28 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैंने क्या बताया, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एनी पनिशमेंट, सेशन कोर्ट एनी पनिशमेंट, एडिशनल सेशन जज एनी पनिशमेंट, और असिस्टेंट सेशन जज बताओ डेथ, डेथ और आपका एक्सेप्ट डेथ और आजीवन कारावास के अलावा जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, टर्म फॉर एक्सीडिंग 10 ईयर, ठीक है। आजीवन कारावास और मृत्युदंड नहीं। तो इसमें से तुम कंफ्यूज होते हो किसके किसके बीच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश में, इसमें तुम क्या होते हो, कंफ्यूज होते हो। तो इसको याद रखना। तुम लोग का ध्यान भंग हो रहा है क्या, हाँ, सहायक में पूरा, अतिरिक्त में पूरा, सहायक में 10 साल, अतिरिक्त ऐसे याद रखो ना, एडिशनल और असिस्टेंट ऐसे याद रखो जो आपके सेक्शन में बताया गया है। 28 याद करो, आगे आओ। अब आओ 29 में। 29 किसकी बात करता है, 29 बात करता है मजिस्ट्रेट की, किसकी, ठीक है, एक सेकंड रुको। 28 है ना, ये क्या है, हाई कोर्ट एनी सेंटेंस, ठीक है। आपका सेशन कोर्ट, इसको बना के फिर चिपका लिया करो। जब शुरू में ये तब का चिपका हुआ है, आज से 7-8 साल पहले का। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको उजाड़ भी सकता हूं। ये जरूरत कब थी, आज से बहुत साल पहले, ठीक है। अब इसकी कोई जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, फिर तुम्हें भी नहीं रहेगी, है ना। सेशन कोर्ट क्या करेगा, एनी सेंटेंस, ये भी है ना। और आपका दूसरा क्या है बताओ, एडिशनल, इसी के साथ प्लस में करके एडिशनल, एडिशनल सेशन जज, ये भी क्या कर सकता है, एनी सनिशमेंट। ये तो इसके एडिशनल में है। लेकिन जैसे ही आपका आएगा असिस्टेंट, असिस्टेंट सेशन जज, ये क्या करेगा, ये आपका एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ और आजीवन कारावास को छोड़कर, डायरेक्ट देखो उसमें लिखा है साफ साफ 10 साल की जो है टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। आगे आओ, ये याद हो गया ना। इसमें सिर्फ 2 में कंफ्यूजन होता है, बैक कहां से आएगा, किसमें किसमें, एडिशनल और असिस्टेंट में। एडिशनल कोई भी, मैं कौन हूं, सेशन जज, ये कौन है, एडिशनल सेशन जज। यानी कि ड्यूटी सब कुछ सेम है, सारे पावर सेम है हमारे इनके। जब असिस्टेंट आ जाएगा तो हो जाए, असिस्टेंट माने क्या होता है, असिस्टेंट, सहायक, जूनियर, है ना। आगे आओ। अब आओ सेक्शन 29 में। 28, 29, 30, 31, 4 में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन किसकी बात कर रहा हूं मैं, 29 की। जब जाना भूल जाना तो चलते चलते भी अगर घुस रहे होगे ना तो 28, 29 देख लेना, मिल जाएगा क्वेश्चन इसमें से। 29 में आओ, सेक्शन 29 में, 29 में आओ। देखो ऐसे ऐसे करके देखो, पूरा एकदम एक एक पार्ट हाईलाइट करो। देखो अब देखो, मैंने जो 27 में क्या लिख रखा था, 16 लिख रखा था। आगे क्या है, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, तो मैंने कोड बना रखा TTR, मेंस में काम आएगा ये, है ना, पर्पस बताया गया। CGM इसको हाईलाइट कर रखा है। तीनों पार्ट खत्म हो गए। किसी कहीं कोई ये किताब इधर उधर की नहीं पढ़नी है, बेरेक्ट सब पूरा काम करके देगा तुमको। आ गया 29 में भी आ गया। 29 में देखो मैंने 3 स्टार बनाए, एडिशनल और असिस्टेंट को हाईलाइट किया। क्यों हाईलाइट किया, देखो इधर आके, एडिशनल और असिस्टेंट को मैंने अपने बेरेक्ट में हाईलाइट कर रखा है। क्यों कर रखा है, ताकि मुझे क्लियर कट समझ में आए कि इन दोनों की सजाओं में अंतर है। जहां मेरा दिमाग मान जाएगा काम खत्म हो गया। आगे आओ। अब आया सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। देखो इसमें धारा 29 में 3 बातें बताई गई। क्या 3 बातें जो आपको याद रखनी, और वहीं से जो है क्वेश्चन आपका आता है। कितनी बातें, 3 बातें। पहली कौन सी, CGM में पास एनी सेंटेंस अथॉराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर। यानी कि देखो CGM, इधर आओ, ये क्या लिखा हमने, CGM, यानी लिख दो ना आजीवन कारावास, ना मृत्युदंड, ना 7 साल से अधिक। तो कहां तक दे सकता है, 7 साल, ठीक है। अब आगे आओ, चार्ट ऐसे बना लिया करो। आगे आओ,
कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास की। इतना बड़ा सेक्शन है, 3 ही बात आएंगी। ये कितनी दे सकता है? देखो, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर और फाइन कितना, ठीक है, हो गया। और इसके बाद क्या है? सेकंड क्लास। देखो ये कितना कर सकता है? 1 ईयर और 5,000। ये धारा 29 खत्म। मात्र इतनी 3 बातें दी गई हैं। धारा 29 में कितनी बातें दी गई हैं? सीजीएम नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल 10,000 रुपए तक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल 5,000 तक। 29 में मात्र इतनी 3 बातें निकली। चार्ट बनाओ, चिपकाओ यहां पे ऐसे। एडिशनल सेशन जज कितना सजा दे सकता है? एनी पनिशमेंट। कहां बताया गया है? सेक्शन 29 और सेक्शन 28 क्लॉज 2। असिस्टेंट सेशन जज, अरे मैंने कुछ किया क्या? असिस्टेंट सेशन जज कितनी दे सकता है? 10 ईयर्स तक। कौन सा सेक्शन है, क्लॉज है? 28 क्लॉज 3, ठीक है, याद रहेगा। एक बात और समझो, मैं अभी तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बस ये बता सकता हूं कि क्या क्या पेपर में आएगा और तुम्हें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना सीखना है। बस अभी आज की क्लास बस इतने लिए है, ठीक है। आज की क्लास किस लिए है? क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अच्छा, अब ये 3 भी बात हो गई। अब ये बताओ, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है? इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो पावर होंगी वो सीजीएम की, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो पावर होंगी वो किसकी होंगी? फर्स्ट क्लास की। तो जो लास्ट क्लॉज 4 पढ़ो, पढ़ते नहीं हो ठीक से। अगले में आओ, धारा 30। धारा 30 सुपर इंपॉर्टेंट। कितनी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सी? धारा 30 बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब एक बात को समझो, धारा 30 क्या कहती है? सुनो, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है, जुर्माना तुम्हें लगाया गया इतना जुर्माना, ठीक है, अगर उस जुर्माने को देने में आप व्यतिक्रम करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो जुर्माना देने के व्यतिक्रम करने में आपको कुछ सजा होगी। क्या होगी? सजा होगी। वो क्या होगी? वो होगी आपको, एक बात और समझना, मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक मजिस्ट्रेट हूं, ठीक, मेरी कैपेसिटी, मेरी तरफ देखो, मैं एक मजिस्ट्रेट हूं। अगर मेरी कुछ औकात है कि 1 साल 3 साल ये मैं सजा दे सकता हूं, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। अब क्या हुआ, किसी व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी इंपोज करी गई और मैंने अपनी सजा पूरी दे रखी है, ठीक है। मैं अगर अपनी कैपेसिटी पर अधिक सजा दूंगा तो वो विशेष हो जाएगी, है ना, मेरी कार्य क्षेत्र के बाहर हो जाएगी। अब क्या हुआ, मैंने क्या बताया? धारा 30 कहता है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो है उसको सजा का प्रावधान है, 1/4 उसका एक सर्टेन का। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर मजिस्ट्रेट की पनिशमेंट की पावर प्लस ये 1 जो पनिशमेंट देने की पावर अब आ रहा है, जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने में लगा रहे हैं, ये तो उसके एक्सेस हो जाएगी ना। तो क्या ये पूरी प्रोसीडिंग विसिएट हो जाएगी? बताओ। बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ये पावर यहां पर रहेगी उसके पास, किसके पास रहेगी, ठीक है। लेकिन एक बात और समझो, आगे इसी को पढ़ो पूरा। shall not where imprisonment has been awarded as the part of the substantive exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict। वो मजिस्ट्रेट जितना सजा देने के लिए अधिकृत हो, उसका जितना उसकी पावर है उसका कितना? 1/4। एक काम करो, बस इसके आगे कुछ वापस जाओ और इंडेक्स में ऐसे लिख के 30 के आगे क्या लिख दो? नॉट एक्सीडिंग 1/4, ऐसे ही लिख दो। कितने आगे? पानी लाया था ना? लाए थे। (31) बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूं? 27, 28, 29, 30, 31 2 क्वेश्चन। 28, 29 से एक क्वेश्चन मिनिमम। वापस आओ, ये कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में क्या उपबंध है। कई सारे प्रोविजंस जो हैं आपके सेक्शन 31 में दिए गए हैं, ठीक है। एक बात, नंबर 1 धारा 31 आपकी कहती है, ठीक है, अगर तब क्या होगा जब कई सारे सेंटेंस चल रहे हैं, ठीक है, कई सारी सजाएं चल रही हैं, ठीक है, और ट्रायल क्या है? 1। कई सारी सेंटेंस है, ट्रायल 1 है, उसमें जो जो अलग अलग अपराध हैं उसके लिए अलग सजा चल रही है, ठीक है।
इसमें और बात समझो, इसमें एक बात याद रखना, वो क्या, कि सारी सजाओं का योग कितने साल से अधिक नहीं होगा, 14 साल से। और एक बात इसमें याद रखना, न्यायालय स्पष्ट रूप से कहेगा, मेरी तरफ देखो, वो बोलेगा कंकरेंटली, यानी कि एक के बाद एक, बोलेगा कंजिक्यूटिव या कंकरेंटली, दो शब्द का इस्तेमाल करता है कोर्ट। मेरी तरफ देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। एक ट्रायल है, मेरी तरफ देखो, लालू जी, कौन है, लालू जी, ठीक है, फॉर्डर स्कैम में इनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, ट्रायल अलग अलग, मान लीजिए, ठीक है, सब में फजा हो रही है। मेरी तरफ देखो, एक ही मजिस्ट्रेट के पास चल रही है, एक में फजा हुई 3 साल, अगले में हुई 5 साल, अगले में हुई 3 साल, फिर 3 साल। दो बातें याद रखना जो बताना चाह रहा हूं, मेरी तरफ देखो, क्या मजिस्ट्रेट साहब जब भी फजा देंगे दो बातें लिखेंगे, या तो लिखेंगे कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव माने क्रिकेट देखते हो ना, कंजिक्यूटिव फोर्स बाय सचिन तेंदुलकर, एक के बाद एक चौका, यानी कि जब सजा लिख देंगे कंजिक्यूटिव, यानी एक के बाद जब एक खत्म होगी चलेगी दूसरी, यानी कि अगर 3 और 5 दिए तो पहले 5 पूरा करो फिर 3 पूरा करो। अगर उसी सजा में लिख दिया कंकरेंटली, मतलब मजे लालू जी के सब साथ चल रही हैं, सजाएं 5-5 साल की, लेकिन सब साथ चल रही, चलने दो, 5 ही साल की जाएगी। लेकिन जैसे जब लालू जी के लास्ट कन्विक्शन था तो जज साहब ने बड़े ही सलीके से उसके बाद लिख दिया कंजिक्यूटिव, उनको बेल मिलने जा रही थी तो सजा ऑर्डर पढ़ा गया तो उसमें कंजिक्यूटिव यानी एक के बाद एक चलेगी, तो लालू जी की वो फजा एडिशन हो गई, तो बेल मिलने का टाइम उनका बढ़ गया। लेकिन एक बात और याद रखना, इन सब का योग कितना नहीं होगा, 14। पता लगा, बिल्कुल बर्बादे कर दिया तुमने, तो सब जोड़ जाड़ के लगा 30 साल निकाल दी तुमने, मतलब समझ रहे हो इस बहुत देखो कितने हमारे फ्रेमर्स ऑफ द लॉस कितने बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा ये भी तो अनर्थ है, कह रहा इसकी सीमा लगाओ यार, नहीं एक के बाद एक के बाद रेलता चला जाएगा, पता लगा 20-25 साल एकदम, तो क्या है मैक्सिमम सीमा कितनी होगी, 14 साल, कितनी, 14 साल, मतलब ये सब जोड़ घटाव करके कितना नहीं पार होना चाहिए, 14। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है अभी फिलहाल बताने के लिए, ठीक है, इतनी बात याद रखना, ठीक है, क्या, लेकिन वो अगर उस तरह का ऑफेंस है आजीवन वाला तब तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, क्या, हाँ, हाँ, आजीवन से ज्यादा, तेज बोलो, अरे सीधा से आईपीसी का पढ़ सेक्शन क्वेश्चन है भाई 57। हाँ, अच्छा, तो इसका इसका देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो आजीवन कारावास है उसका जो टेन्योर काउंट करेंगे, फ्रैक्शन में गणना करेंगे, तो उसको 20 साल के करीब जो है उसका गणने में सेक्शन निकालेंगे, 57 आईपीसी साफ साफ बताती है। और क्या प्रश्न है आपका, यही है, तो बस एकदम सिंपल है, एकदम से आगे आओ। कहाँ पे, अ, ठीक है, हाँ, अलग अलग ट्रायल था, एक ही ट्रायल था, ट्रायल ट्रायल एक ही होना चाहिए, तो अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो गया, ट्रायल अलग अलग हो गया ना, ट्रायल एक ही था तो डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हो गए, दो फजाएं हो गई। 31 को डीप से पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, फिलहाल ज्यादा अंदर मत जाओ, वरना कहो तो 31 पढ़ दूं भी क्लियर कर दूं, समय लग जाएगा, क्या मतलब है, थोड़ी चीजें याद रखो, ठीक है। एक बात और, आगे चलो, आगे किस में आते हैं हम, अब एक बात समझो, 36 बार बार पूछा जाता है, नंबरिंग पूछी जाती है 36 की, क्या पूछी जाती है, नंबरिंग। एक बात और सेक्शन 30 देखो जो पूछा जाता है क्वेश्चन, 30 खोलो, 36 में आओ, 36 में आओ, 36 में सीधा सीधा जो है अध्याय 4 का नंबर पूछता है, अध्याय 4 जो है आपका उसका नंबर पूछता है कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस जो है वो कौन सा अध्याय में है, वो है अध्याय 4 में, धारा 36 का सीधा इंडेक्स पूछता है, अंदर का कुछ नहीं, ठीक है, क्या पूछता है, केवल इंडेक्स सीधा पूछता है। धारा 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 पढ़ो पढ़ो, 37 मार्क करो अपने बेयर एक्ट में, अब मुझे मार्क कराने वाला काम शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो अभी चलता चला जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा मामला। 37 मार्क करो, ठीक है। 37 में ए बी सी करके 3 क्लॉज हैं, देखो इंडेक्स में, मार्क करो, तीनों पढ़ के जाओगे,
37 में ए बी सी करके, एक बात सुनो, 37 क्या कहता है? 37 कहता है एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट दी पुलिस ऑफिसर। अगर कोई मदद मांगेगा तो आपको मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे आओ, 36 को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, 37 को मार्क करो। और एक बात सुनो, मैंने क्या कहा, इधर मेरी तरफ देखो फिर से। धारा 37 कहती है कि पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस। अगर आपसे कोई मजिस्ट्रेट और पुलिस सहायता मांगेगा तो आपको करनी पड़ेगी। कौन कहता है ये? धारा 37। और एक बात क्वेश्चन आता है कि अगर आप इंटेंशनली उसको ओमिट करते हैं, सुनते नहीं, अनसुना कर देते, कर जाओ कुछ नहीं मानता मैं तुम्हारी, तो ये पनिशेबल भी है। आपका आईपीसी 187 याद है? आईपीसी पढ़ा रहा था मैं सब, ये लिख लो उसी में आगे, 37 के आगे लिख लो, लिखो इंटेंशनल और सुपर इंपॉर्टेंट लिखो, ये 37 के आगे लिखो। मैंने क्या कहा? मजिस्ट्रेट और पुलिस सहायता मांगेगा, आप बाध्य हैं, नहीं करोगे तो लिख दो आगे आईपीसी 187, बस इतना करना है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना है। समझ में आई बात? और इसको याद भी कर लेना है। आगे आओ, धारा 39 कहती है किन मामलों में पुलिस को आपको इत्तला देनी पड़ेगी। सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। तो इसमें जैसे 302 है, इस तरह के ऑफेंसेज है, इसमें आपको देनी पड़ेगी। वो आपको क्या करना है? इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है, घर में जाके पढ़ना है। धारा 40 वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 40 क्या कहती है? कहती है गांव के मामले की बात करती धारा 40। धारा 40 क्या कहती है? धारा 40 कहती है ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर। धारा 40 को इंपॉर्टेंट करो, ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों की कतिपय रिपोर्ट का करना। मेरी तरफ देखना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन ना बनाए, खासतौर से तब जब उसको 25 क्वेश्चन डालने हैं, उस केवल सीआरपीसी से, ठीक है। इस चैप्टर में मात्र 36 से 40 कितने हैं? 5 सेक्शन है। इन 5 सेक्शन में 1 या 2 मिलेगा आपको। कौन सा मिलेगा? या तो 36 सीधा, ठीक है, मिल जाएगा। एक प्रश्न और आता है, क्या प्रश्न आता है कि किस धारा में अपराधों की इत्तला जनता के द्वारा किया जाना उपबंधित है? कौन सी धारा है? 39। यही प्रश्न आता है कि किस धारा में अपराधों की इत्तला जनता के द्वारा किया जाना उपबंधित है? कौन सी धारा हो गई? 39। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन जो है आता है। अब 39 की अपराध कौन कौन से होंगे जिसमें किया जाना उपबंधित है, इसकी रीडिंग आप अंदर से मारोगे, ये आपके लिए रहा होमवर्क, ठीक है। एक बात और समझो, धारा 40 क्या कहता है? पढ़ो जरा। ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। कर्तव्य है ना, अगर इस कर्तव्य का ओमिशन करते हैं वो, ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 176 आईपीसी के तहत पनिशेबल है। यही लिख दो 176, हाँ 40। चैप्टर 4 में आओ फटाक से। चैप्टर 4 में आओ, 5 में, सॉरी, चैप्टर 5 में आओ। चैप्टर 5 किसकी बात करता है? बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना जो मैं बताऊंगा, है ना, इंडेक्स में ही बताऊंगा और इससे क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे देखो, चैप्टर किसकी बात कर रहे हैं हम? 5 की। किसकी? 5 की। इसी बहाने कम से कम पढ़े ले रहे हो तुम। सीआरपीसी कुछ दूर तो चली रही है ना। अगर मैं एक सेक्शन में रुक गया तो वही आपका अरेस्ट, बेल, यही सब आपको मेरी कम से कम 2-3 क्लास चाहिए। तो इसलिए तेज तेज चलना बड़ा जरूरी है। नहीं समझे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग टू यू, टेलिंग टू यू? ठीक है। अब एक बात को समझो, 41 क्या कहती है? 41 कहती है व्हेन में पुलिस विदाउट वारंट। पहला क्वेश्चन, किस धारा में बताया गया है कि पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है? धारा 41 में। कब है ये आपको पढ़ना है। अब 3 बातें 41 में, 41 के बाद क्या है देखो इधर ध्यान से, 41 ए बी, सॉरी 41 ए, एक देखो ध्यान से, 41 बी, 41 सी और 41 डी, चारों याद रखना। इन 4 से एक क्वेश्चन मिलता है, टेंडेंसी है, नहीं भी मिल सकता है और मिलने की भी संभावना है। ए में क्या है देखो,
देखो ध्यान से, इस सारे अभी सारा याद कर दूंगा। 41A, 41B, 41C, 41D। ए में क्या है देखो ध्यान से, 41A इस समय बड़ी चर्चा में है। 41A जो है वो बड़ी चर्चा में है। 41A बात करता है पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का की सूचना, यानी पुलिस अधिकारी अगर बुलाएगा तो आपको जाना पड़ेगा। तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और अन्य हाई कोर्ट ने इस पे बहुत सारे अभी नए वर्डिक्ट दिए हैं, एक नोटिस देना जरूरी है, ये वो सब बातें अभी आई हैं, पर अभी तुरंत उसको छोड़ूंगा भी नहीं मैं, वरना वहीं फंस जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, ए में क्या है, हाजिर, अपीयरेंस क्या है देखो ध्यान से, शब्द अपीयरेंस है कि नहीं है उसको देखो। ए में क्या है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर दी पुलिस ऑफिसर। ए में क्या है, अपीयरेंस। देखो मेरी बात सुनो, ए क्या बात करता है, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। तो ए में क्या, 41A से अपीयरेंस, 41A से अपीयरेंस, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक है, अब 41B में आओ। बी में क्या है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द मेकिंग अरेस्ट, यानी अरेस्ट की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य। इसको पढ़ना है, अंदर जाके भी पढ़ना है पूरा 41। चलो खैर कोई ना। अब आओ 41C। सी में क्या है, कंट्रोल रूम, सी फॉर कंट्रोल, सी से कंट्रोल, सी में क्या है, कंट्रोल रूम, क्या है, कंट्रोल रूम। और डी में क्या है देखो ध्यान से, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। किससे मिलने का अधिकार, अधिवक्ता से। और अधिवक्ता को क्या कहते हैं, एडवोकेट। ठीक है, तो अब डी से एडवोकेट। तो 41 में अपीयरेंस, बी में ड्यूटीज क्या है उसकी, क्या करेगा अरेस्ट के दौरान, सी में कंट्रोल रूम, डी में एडवोकेट से मिलने का अधिकार, और एक ए में व्हेन ही में अरेस्ट विदाउट दी वारंट। 41 याद हो गया, ए बी सी डी चारों याद हो गए। ये तो पहले से याद होने चाहिए, अभी सारे नहीं रहना था, ये तो पहले से याद होने चाहिए थे। आगे आओ, अब आओ 42 पे, अब 42 पे आओ। देखो अब देखो, अब ये 42 के बाद एक ऐसे लिख देना यहां पे, देखो इधर मैं क्या कह रहा हूं, RPMP 41 और उसके ABCD याद हुए। इसके बाद ऐसे करके अपने बेयर एक्ट में ही लिख देना RPMP। ये PT ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज है सारी, कि हाउ टू रिमेंबर दिस सेक्शन। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई बढ़िया तरीका है उसको इस्तेमाल करिए, ठीक है, इसके अलावा भी कोई तरीका है तो उसको इस्तेमाल करिए। अब हम किस में आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं देखो धारा 42 में। किस में, 41 खत्म, किस में आए, धारा 42 में। हमने क्या लिखा, RPMP। ठीक है, 42 क्या कहती है देखो, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। अब अंग्रेजी में पढ़ो, देखो इधर, इनकार माने क्या होता है, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, रिफ्यूजल। ठीक है, आर मैंने क्यों बनाया, इसीलिए पूरे इंडेक्स का मैंने एक सेक्शन उठाया। क्या लिखा मैंने देखो, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। ये कब अरेस्ट की बात कर रहा है, रिफ्यूजल में। किस बात के रिफ्यूजल में, आपका नाम पता बताने के रिफ्यूजल में। ठीक है, तो इस 42 का सबसे कीवर्ड क्या है, रिफ्यूजल, मना करना। किसके लिए मना करना, नाम और पता बताने से। इसलिए मैंने 42 के आगे नीचे तक जगह होगी यार, ऐसे देखो, ऐसे जगह नहीं होगी, ऐसे लिखो वहीं पर RPMP। अब ऐसे याद रखोगे, देखो ये पैसे मांग रहा है क्या, अब क्या करूं मैं इसका। हाँ देखो इधर ऐसे, और याद रखना है तो यहां लिखो 42, 43, 44, 44 और ये 45। कैसे सेक्शन याद रखना है, आर में 42, तो 42 में क्या है, रिफ्यूजल टू गिव नेम और एड्रेस। तो आर इसलिए है, आर किस लिए है, आर है रिफ्यूजल के लिए। किस लिए है, रिफ्यूजल के लिए। यहां मैं प्री ओरिएंटेड तैयारी करा रहा हूं, दिमाग में है ना ये बात, कि कैसे सेक्शन नंबर याद रखने हैं। तो 42 किस बात की बात करता है, अगर नाम और पता बताओगे, रिफ्यूज करोगे तो अरेस्ट कर ले जाओगे। आपके दिमाग में 42 किसी कोने में बैठी जाके, मेरा यही प्रयास है। अब 42 के बाद क्या है देखो, 43, ती में क्या है, RPMP। आओ 43 में, धारा 43 में, किस में आओ, धारा
43 में। 43 क्या कहती है देखो, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम दी, सॉरी 43 कहती है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। कितनी बढ़िया बात कही, नई बात बता दी कि क्या कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो पी में पी में क्या है, इसका कीवर्ड क्या है? प्राइवेट पर्सन। चैप्टर तो अरेस्ट का है ना, तो सारी बातें किसकी होंगी? अरेस्ट की, गिरफ्तारी की। तो क्या है? प्राइवेट पर्सन। अब समझ में आया ये पी क्यों आया? RPMP 41 सर ने बताया था, 41 फिर ABCD बताया था, फिर 42 43 44 45, तो RPMP कोड बनाओ। अब 43 के बाद 44 आओ। ये कब प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार कर सकता है बताओ? हैं? कौन सा अपराध हो? दोनों बातें, दोनों। हाँ हाँ ठीक है, आगे आओ। अब M में क्या है बताओ? 43 में क्या है? अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट, M फॉर मजिस्ट्रेट। RPMP, P में क्या है? P में है आपका प्रोटेक्शन, किसे? मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो अब 42 43 44 ये 45, तो सीधे 45 तक याद हो गया कि नहीं हो गया? अंदर से पढ़ना है, तो पता लगा बस कुछ नहीं, बस सुन के बच्चे घर पहुंच के आराम कर रहे हैं। ये तब सहायक होगा जब पढ़े लिखे होगे कुछ, ये तब सहायक होगा जब कुछ पढ़े लिखे होगे। भैया तुम बताओ। वो बड़े गंभीर विद्यार्थी हैं सब। तो 45 तक याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? बोलो। 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। 46 में ये बताया जाता है कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, यानी गिरफ्तारी कैसे होगी, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, गिरफ्तारी कैसे होगी। एक बात समझो, और 47 देखो, दो धाराएं देखो ऐसे कैसे कनेक्ट करके पढ़ो। ये पढ़ना है 47 और सेक्शन 40 जो है 51, दो धाराओं को एक साथ पढ़ेंगे। क्यों? ऐसा कारण है, देखो 47 क्या कहती है? 47 कहती है उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। मतलब एक व्यक्ति को अरेस्ट करना है, वो जब भाग के इस कमरे में घुस जाए। सिंपल है, एक व्यक्ति को अरेस्ट करना है, वो यहाँ आके प्रविष्ट कर जाए। ठीक है, और तो अब इस स्थान की तलाशी, आया तो नहीं है? बस ये क्या है? 47। 46 क्या बताती है? गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। 48 बहुत बढ़िया है। 48 क्या कहती है? परस्यूट टू ऑफेंडर्स इनटू दी अदर जुरिडिक्शन। आपका अपराधी है, ये फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि सीमा बॉर्डर पार कर गया, लेकिन बावजूद इसके क्या है कि परसू 48 आपकी कहती है कि अन्य अधिकारिता में भी अपराधियों का पीछा कैसे किया जा सकता है। 48 बात करती है, याद करना नंबर। 49 एक बात और समझो, 49 बहुत बढ़िया। हमें किस बारे में बात कर रहे हैं हम? गिरफ्तारी के बारे में। अब आप आए, यू आर अंडर अरेस्ट, मैंने कहा साहब सरेंडर, आपने कहा भी नहीं मानूंगा, गए पकड़ लिया, उठा के 2 पटकी मारी मेरे को। इसकी कोई जरूरत है? क्योंकि मैंने तो सबमिशन कर दिया है। बस आपकी यही धारा 49 यही कहती है। क्या कहती है? पढ़ो पढ़ो। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन। पता लगा पकड़े हैं, कली बांधे, एकदम जानवर बना दिए, अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करना है। अब अरेस्ट हो गया, काम खत्म। बहुत सारे केसेस इसमें हथकड़ी के भी रूल आए, है ना, कैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार किया जाएगा, इसके भी पूरे के पूरे केस ही एक पूरा है, इसमें मैंने बताया भी था। ठीक है, आगे आओ। 50 आओ, बहुत इंपॉर्टेंट। 50 सेक्शन 50, सेक्शन 50 पढ़ो। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राउट ऑफ बेल। पर्सन को गिरफ्तार किया, उसको बताओ देखो ऐसा है कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और तुम्हारे पास जमानत का अधिकार है। बस यही उसको बताना है। बढ़िया बढ़िया बातें, है ना। हाँ, तो ये जी चीजें हैं। इसके बाद 50 है और 50A, 50A पे आओ। 50A बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इस चैप्टर में देखो 4-5 धाराएं बता रहा हूं। अब वो पूछता क्वेश्चन कहां से है, देखो वो पूछता है आपका इस समय। देखो 50A ध्यान से देखना, और आपका 53A, और आपका 54A, और आपका ये
55A, यानी सब में ए लगा हुआ है ना, लगा है ना। और वो इनसे जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, यानी इन 4 धाराओं में से जरूर पूछ रहा है, वो टेंडेंसी है। तुम लोगों को यहां पर पढ़ोगे तुम्हें दोनों बातें पता होंगी कि यहां से क्वेश्चन भी आता है, दूसरी बात तुम्हें यह भी पता होगी कि ये इंपॉर्टेंट भी है। बावजूद इसके तुम्हें क्या करना है कि इसको रट लेना है। कहां से? 50, 53A, 54A, 55A। इसके अलावा ये कंफ्यूज किससे करता है? देखो ध्यान से, 53, 54 और ये 55, इन तीनों धाराओं को ऐसे रटना है कि इनसे कोई मुंह जबानी पूछे और आप फटाक से बता दो। ठीक है, नहीं समझे? देखो इसको ऐसे याद करो, E I H। ई में आपका है एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन? 54A में। देखो ध्यान से देखो, अच्छा 54A में किसका एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसका एग्जामिनेशन। जो सिंपल सी बात है, जो रेप का एक्यूज्ड है ना, उसके एग्जामिनेशन की बात करी जा रही है। किसमें? 53A में। आई माने आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन माने शिनाख्त। किसकी शिनाख्त? गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। IEH, एच माने क्या? हेल्थ एंड सेफ्टी। किसकी सेफ्टी? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हेल्थ एंड सेफ्टी। तो एक तरीका यह भी है, IEH, EIS सॉरी, तो एग्जामिनेशन, आइडेंटिफिकेशन और हेल्थ। एग्जामिनेशन किसका? रेप एक्यूज्ड का। किसका? रेप एक्यूज्ड का। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन किसका? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का। और हेल्थ एंड सेफ्टी किसकी? गिरफ्तार। इसीलिए ये धारा इतनी इंपॉर्टेंट है, पता लगा पकड़ के ले गए, मार 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 डाला उसको, है ना। तो क्या करना है, ये तीनों बातें याद रहेंगी कि नहीं आए? मेरी तरफ देखो ध्यान से, इनमें से और इनमें से। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जज बनना बड़ा आसान है। जब आपको ये बात पता है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है और फिर भी नहीं याद कर पा रहे हो, तो दोस्त तुम्हारा नहीं है, तब भी दोस्त तुम्हारा नहीं है फिर, है एकदम के लिए। तुम भी जानते हो, ऐसा तो है नहीं कि जानते नहीं हो, खूब दिन से पेपर दे रहे हो। अच्छा एक बात और मेरी तरफ देखो, इसके अलावा इफ यू हैव एनी बेटर वे टू मेमोराइज द सेक्शन, प्लीज अडॉप्ट दैट वे। उद्देश्य क्या है हमारा? एनी हाउ सेक्शन याद रहे। जज वकील में क्या अंतर है? जज को सब धाराएं याद रहती हैं, कैसे याद करता है वो जानता है। जज बनने के क्रम में क्या होना चाहिए? सब धाराएं याद होनी चाहिए। कैसे याद रखते हैं आप जानिए, है ना। तो अगर इसके अलावा कोई बेटर वे है तो उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि इसी को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा एक बात और समझो, 57 बहुत सुपर इंपॉर्टेंट लिखो, सेक्शन 57। दो धाराओं के साथ आप बहुत कंफ्यूज करते हो, मैं बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आता है। एक धारा 57 और दूसरी धारा 76, किसमें से? अगर ध्यान से पढ़ते होगे तो कंफ्यूज करते होगे। धारा 57 कहती है कि विद इन 24 आवर, ठीक है, पर अरेस्टेड पर्सन नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर, गिरफ्तारित व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाएगा। ये क्या कहती है? 57। एक बात याद रखना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहां 24 घंटे शब्द का एकदम खुला सब इस्तेमाल कर दिया गया है। कंफ्यूज हो जाते हो ना इसमें और इसमें, इसलिए बता रहा हूं। यहां क्या कह रहा है? प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, बिना विलंब के न्यायालय के सामने पेश करो। तुम लोग इस धारा 57 और 76 में कंफ्यूज जाते हो। इसको भी लिखो, सुपर से भी ऊपर का इंपॉर्टेंट, और इसको भी लिखो इंपॉर्टेंट। एक तो इससे ये पूछ लेगा और केवल नंबरिंग, या तो ये पूछ लेगा, या तो ये या तो ये, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए क्या करते हैं, ये यही में से पूछते हैं। तो 76 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो और 57 को भी। इसमें साफ साफ क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है? 24 आवर। और इसमें क्या किया गया है? विदाउट डिले, बिना विलंब। याद रहेगा। 58 को कसम खाओ अपनी अपनी और अंदर से रीड करोगे जाके, मेरे पास समय कम है, सुपर इंपॉर्टेंट है।
सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, धारा 60 क्या कहती है, देखो मेरी बात सुनो। धारा 60 कहती है, देखो मेरी तरफ देखो, सुपर इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर की एक एक धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कोई भी पूछी जा सकती है। यानी कि 41 से लेकर 60 तक कोई भी धारा पूछी जा सकती है। मेरे पास जहां तक सामर्थ्य थी, जितना समय था, उस हिसाब से मैं बताता रहा हाउ टू मेमोराइज। ये मैं बताता रहा हाउ, ये नहीं बता रहा हूं क्या है, याद कैसे रखोगे, कैसे पढ़ोगे, पेपर में क्या आता है, एक बात टेक्निक्स। अब जो बच रही है वो चीजें तुम्हें करनी है। मेरे पास सीमित समय है, मुझे 2 घंटे की क्लास है, उसमें मैं क्या हो सकता है एक और क्लास हो, 2 और है इसके बाद, देन ओके, तब तो काफी आराम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, धारा 60 क्या कहती है, मेरी तरफ देखो, लगी बतियाने मैम आप। धारा 60 कहती है निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। मैं एक पुलिस वाला हूं, ध्यान से सुनो। मेरे पास से मैं एक आदमी को लेके कोर्ट जा रहा हूं, या मेरे पास से एक अपराधी भाग गया। अब मेरे पास यह है कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके उसको पकड़ के लेकर चले आऊं, लेकिन इस क्रम में भारत की सीमाओं को पार नहीं कर देना, पता लगा चाइना गुफे जा रहे हैं, पकड़ के ही लाऊंगा। वो कौन सी पिक्चर थी अक्षय कुमार की, जो सरदार बना था, उसमें बहुत पहले आई थी, भूल भुलैया के जस्ट बाद आई थी, है सिंह इज किंग। वो तो खैर पुलिस वाला नहीं था, लेकिन सनी देओल कोई पिक्चर थी, है बहुत मूवीज देखती है यार ये किसको याद रहेगा, मैं तो सोच ही नहीं सकता किसी को ये याद रहेगा। कमाल है यार, ये पिक्चर देखती नहीं है, उसमें जीती हैं उसमें। मतलब ना, होता क्या है, मैं डोंट टेक इट अदरवाइज, होता क्या है ना कि सिनेमा क्या है, सिनेमा गरीब को कुछ समय बड़ा एहसास देता है। सिनेमा लोगों की वास्तविक तकलीफों से दूर, सिनेमा लाइक ए मदिरा, वास्तविकता से दूर कर देता है। कैसे, पिक्चर हॉल में गए, वहां आप प्रिटेंड करते हैं कि यू आर द हीरो। वहां अगर कोई एक्टर होगा, लव स्टोरी होगी, तो आपकी भी अगर कोई स्टोरी होगी तो यू प्रिटेंड योर सेल्फ एज दैट पर्टिकुलर पर्सन, और बिठा के अपना एकदम 3-4 घंटे अपनी तकलीफें भूल जाते हो। यानी कि आपकी तकलीफों से दूर। अब तो एसी भी चलता है तो रिलैक्स भी पूरा है। हाँ, ये भी एक रास्ता हो सकता है कि अब आपकी उम्र के लोग सो जाते हैं, हमारी उम्र के लोग भी सो जाते हैं, जाके नए बच्चों की बात कर रहे हैं, सो भी जाते हैं कुछ लोग सो भी जाते हैं, पिक्चर बढ़िया नहीं तो सो जाते हैं, नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो क्या है ना, सिनेमा आपको ना वास्तविकता से दूर करके फैंटेसी में कुछ देर लेके जाता है। तकलीफ ये नहीं है, पता लगा उसी में जी रहे हैं, 7 साल तक बीच से बाल करके सलमान खान बने घूम रहे हैं, मतलब ये फैंटेसी को लंबी नहीं हो गई। चल भी रहे हैं तो छोटी वाली टोपी लगा के हिमेश रेशमिया बने घूम रहे हैं, तेरे सुरूर मूवी आई थी जब। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कुछ लंबी फैंटेसी हो गई। पता लगा किसी जमाने में मिथुन की पिक्चर देखते थे, वो अंकल आज भी बड़े बड़े बाल रखते हैं। तो ये जो लंबी फैंटेसी, ये ठीक नहीं है। खैर कोई ना, तो इसका मतलब है कि इनकी मेमोरी पावर बहुत जबरदस्त है। अभी तो रिसेंट में देखी नहीं होगी, पहले ही देखी होगी, सबने देखी है, सबने देखी है पिक्चर, लेकिन उसको याद है, उनको याद है। व्हाट इट मीन्स कि मेमोराइजिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। अच्छा आगे आओ, तो मैं क्या कह रहा हूं, 60 क्या कहता है, कहीं भी जाओ पकड़ के लाओ, लेकिन भारत की सीमाओं को पार नहीं करना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं 41 से लेकर 60 ए तक, ठीक है, 41 से लेकर 60 ए तक हर धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेक्शन को मैं ये नहीं कह सकता कि इट इज लेस इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बताओ आगे आओ। बहुत सारे केसेस हैं, उनको भी तो बताना है आपको मैं। खैर आगे चलो, मैं आपको कह रहा हूं आगे, अगले चैप्टर में आओ। अगला क्या है, अगला है आपका प्रोसेस टू कॉम्पेल फॉर दी अपीयरेंस। ध्यान से सुनो, इसमें 3 बातें हैं आपकी, क्या क्या, सम्मन, और क्या क्या, वारंट, और क्या, कुर्की, अटैचमेंट। 3 बातें हैं। ये चैप्टर क्या बात करता है, ये बात करता है, ये चैप्टर जो है कुछ बातों की बात करता है। ये बात कि कैसे किसी व्यक्ति को कॉम्पेल किया जाए कि वो कोर्ट के सामने अपीयर हो। पहले क्या करेंगे, हम सम्मन भेजेंगे कि साहब फला तारीख को फला जगह आओ, वो नहीं आया। फिर क्या करेंगे, हम वारंट भेजेंगे कि साहब जाओ इसको पकड़ के लेके आओ, अभी फरार है फिर भी,
तो कह रहा कुछ नहीं, अब इसको अटैचमेंट कर लो इसकी संपत्ति की। 3 तरीके हैं, यानी ये उद्देश्य क्या है इसका, एनी हाउ इस बात को सुनिश्चित करना कि न्यायालय के सामने उसको लेकर आओ, है ना, तीनों बातें। अब याद रखना, देखो इसको कैसे याद रखेंगे। अब देखो धारा जो चैप्टर 6 है जो है आपका, चैप्टर 6 जो है आपका, वो पहले बात करता है सम्मन की। किसकी से बात करता है, सम्मन की। 61 से लेकर 69 तक सम्मन तक के प्रोविजन है। 2-3 बातें ध्यान रखना। धारा 61 बात करती है फॉर्म ऑफ सम्मन की, इसमें 4 बातें याद रखना। कितनी, 4। कौन कौन सी, यही पूछी जाती है, एक मिसिंग कर देता है कोई। पहली आपकी, पहले तो ये डुप्लीकेट में होगा, किसमें होगा, यानी कई कॉपीज में होगा। दूसरा क्या होगा, ये राइटिंग में होगा, क्या, सम्मन। मेंस के लिए भी दूसरी कैटेगरी क्या है, सम्मन की, राइटिंग में होगा। तीसरा क्या होगा, न्यायालय की मुहर होगी, सील होगी। और क्या होगा, साइड ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जज के हस्ताक्षर होंगे। कितनी बातें निकल कर आई, 4। यही 4 चीजें वारंट में भी होंगी। लेकिन ये जो है ना, देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं इसको, सम्मन्स। सम्मन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, देखो क्या लिखा है, सम्मन्स। क्यों, क्योंकि ये डुप्लीकेट में है। वारंट में आओ, वारंट में तीनों चीजें होंगी, राइटिंग, सील, साइन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये डुप्लीकेट वाला मसला खत्म हो जाएगा। यहां पर ये 2 प्रतियों में होगी, वहां पर नहीं होगी, ऐसा वारंट ऐसा नहीं होगा। अब एक बात और समझो, कैसे याद रखने हैं, देखो ना, इसको कोड बनाओ, एफ एज अगर कर सकते हो तो। 4th पॉइंट है कि साइन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बेरेट खोल के देख लो फट से 61 का। 4th पॉइंट है कि साइन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर कौन होगा, जज ही होगा, उसके साइन, कोर्ट की मुहर, राइटिंग में डुप्लीकेट, 4 आइटम, और वारंट में ऊपर वाला नहीं होगा। ऐसे याद कैसे रखो, देखो इधर FHC, ध्यान देखोगे तो पहला क्या है, फॉर्म ऑफ सम्मन, यानी सम्मन का प्रारूप। ये क्या है, देखो 61। एच में क्या है, 62। हाउ, हाउ माने क्या, कैसे, कैसे सम्मन सर्व होगा, FHC। सी में देखो क्या है, नंबरिंग पूछता है यहाँ पे कि कॉर्पोरेट बॉडीज को सम्मन सर्व करने की प्रक्रिया कहां बताई गई है। तो मैं क्या बता रहा हूं, देखो FHC 62 63। अब यहां हमने लिखा नॉट फाउंड, क्या लिख दिया, याद करने के लिए ये जो मैंने बताया। कैसे याद करो, देखो मेरी तरफ देखो, FHC नॉट फाउंड, ऐसे कोड FHC नॉट फाउंड। एफ में फॉर्म ऑफ सम्मन, एच में हाउ सर्व यानी कैसे सर्व होगा, सी में कारपोरेट बॉडीज को सम्मन कैसे भेजा जाएगा, कंपनी जो है ना उनको, FHC नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये आ गया, क्या आ गया, देखो 4 हो गए, 61 62 63, और ये क्या हो गया, 64। एफ फॉर्म ऑफ सम्मन, 4 तरीके बताए, एच हाउ सर्व कैसे सर्व किया जाएगा, FHC सी माने कारपोरेट बॉडीज कंपनियां, FHC 64 में नॉट फाउंड। तब क्या होगा अगर व्यक्ति ना मिले, तो आपको एक बात याद आ गया, सर ने बोला था FHC नॉट फाउंड, यानी एक बात तो क्लियर, धारा कौन सी है, 64। कौन सी है, 64। तो FHC 64 नॉट फाउंड। ठीक है, अब इसके बाद 65। ठीक है, इसको मुझे कुछ कोड नहीं मिला, तो मैंने कहा एक धारा छोड़ो, ये भी याद रखने के लिए 65 के लिए कोई मुझे कोड नहीं मिला। अब आओ इसके बाद गोल, देखो इधर ये ऐसे लिख दिया, गोल, गोल होता है ना टारगेट। जी माने क्या है, देखो इधर 66 में, 65 के बाद 66, जी माने क्या, गवर्नमेंट। देखो ध्यान से, सर्विस ऑफ कौन, गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट को कैसे सर्विस होगी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहां पर क्या करता है, नंबरिंग पूछता है। तो आप लोग ये सोचते हो कि सर इतने सेक्शनों की नंबरिंग कैसे याद होगी, तो मैंने FHC नॉट फाउंड 65 गोल, जी में गवर्नमेंट सर्वेंट, ओ में देखो क्या है, आउटसाइड ऑल, आउटसाइड लोकल लिमिट, दिखा है कि नहीं दिखा, स्थानीय सीमाओं से बाहर, आउटसाइड लोकल लिमिट। ये कौन सा है, 67। याद रहा है कि नहीं रखा, बाकी भी याद कर लो। तो ये याद करने के तरीके हैं, तुम्हारे पास कोई दूसरा। पहली चीज जज बनने की क्या है कि आपको सारे सेक्शन आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं तो करिए, और कोई दूसरा रास्ता मैं फिर बता रहा हूं तो फिर वैसे करिए। करना क्या है, याद करना है। चलो मैं जल्दी जल्दी कुछ तेज दौड़ा देता हूं। अब आओ वारंट पे। वारंट पे कौन सी है, जो बात धारा 61 बताती है वही बात कौन सी धारा बताती है, 70। और धारा 61 और 70 में किस चीज की कमी है,
डुप्लीकेट वाले की। किसकी कमी है? बाकी तीन बातें सही रहेंगी। वारंट कैसे होना चाहिए? ये राइटिंग में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये सील होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? साइन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जो अधिकारी है उसके साइन होने चाहिए। एक चीज गायब कर दी हमने, कौन सी है? क्या? हाँ, वो वाला गायब कर दिया हमने। धारा 75 को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। धारा 76 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैंने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थी, किसके बीच कंफ्यूज होते हैं? धारा 57 और धारा 76 के बीच में। तो अब तो हो गए नहीं। 57 में क्या है? 24 आवर। 76 में क्या है? डिले, विदाउट डिले। 76 77 देखो क्या लिखा है, पढ़ो। 77 कह रहा है वारंट कहां निष्पादित किया जा सकेगा। इसको सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट करो। एनी प्लेस इन इंडिया, कहां पे हो सकता है वारंट का निष्पादन? भारत में किसी भी स्थान पे। 77 क्या कहता है? वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। आंसर लिखो, इसी के आगे लिख दो एनी प्लेस इन इंडिया। धारा 57 क्या कहता है? वारंट का निष्पादन कहां किया जा सकता है? क्या पूछेगा आपसे? कौन सी धारा में है? धारा 77। अच्छा, एक बात और है, अभी तुम लोग की ना एकाग्रता की कैपेसिटी बहुत वो नहीं है। कॉपी गिरेगी, यहां से हमारा क्या गिर सकता है? दो चीज, पेन, फोन, कॉपी। अप्रत्याशित स्थिति तब होगी जब आप ही गिर जाएं। इसका मतलब किसी साथी की तबीयत खराब है, तब आपको तुरंत देखना है पलट के। इसके अलावा क्या गिरेगा? कॉपी। ये आवाज साउंड किसका था? कॉपी का। लेकिन बेबी तुम्हें कहा, अरे तुरंत मसाला है, क्या है देखा जाए। तुरंत तुरंत कैच करना है। कुछ गिरा, जब आदमी के गिरने की आवाज आए तब अटेंशन पे करना है, अन्यथा कॉमन फिनोमिना है क्लास में अटेंशन। मेरी तरफ देखो फिर से। 77 क्या कहता है कि वारंट कहां पर निष्पादित किया जा सकता है? सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, और इसी के आगे लिख दो एट एनी प्लेस इन इंडिया। 70, 75, 76, 77 और 78। 78 को भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये डायरेक्टरी इन नेचर है। इन चार धाराओं में से एक क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने बनते हैं? 3। एक बनेगा संबंध से, सीधा इंडेक्स। एक बनेगा वारंट से, या हो सकता है 3 में से एक की कटौती कर दे, 2 कर दे। तो एक पूछेगा अटैचमेंट से और एक पूछेगा वारंट से, एक घटा सकता है। ठीक है, 3 पूछेगा तो एक संबंध से, एक वारंट से, एक अटैचमेंट से। अब आगे आओ। ऐसा मत करो कि मुझे तुरंत क्लास बंद कर देनी पड़े, मैं 5-7 मिनट ज्यादा लूंगा, है ना। तो अगर ऐसे कर दोगे तो ठीक है। तो 76, 77, 78 इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। 3 में से एक क्वेश्चन मिलेगा, इसको अंदर से पढ़ना भी है। मार्क करने क्या मतलब है? अंदर से पढ़ना भी है। अब आओ अगले में, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट में। किसमें आओगे? देखो ध्यान से। अब ये चैप्टर खत्म कर देते हैं ना, 5-6 धाराएं हैं, बस इंडेक्स बता के चल देते हैं, इसके बाद आगे चल देंगे। ठीक है, ताकि कुछ तो चले। 8 चौक, हाँ कुछ दूरी तो चले हम लोग। आगे आओ। अब हम कह रहे हैं पहला संबंध हो गया, संबंध हो गया, फिर क्या? वारंट हो गया, हो गया ना। अब हम किस पे आ रहे हैं? अटैचमेंट पे। ठीक है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, यानी कि उद्घोषणा और कुर्की। पूरा कर देते हैं डिलीट इसको। अब हम किस पे आ रहे हैं? उद्घोषणा और कुर्की। भैया मैंने क्या बताया? 75, 76, 77, 78 इन 4 में से एक क्वेश्चन क्या था? ये विदाउट डिले। ये क्या था आपका? एनी प्लेस इन इंडिया। और 78 में क्या था? 78 था आपका वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, यानी वो वारंट। ध्यान सुनो मेरी तरफ। कई बार वारंट को कहां भेजना है एग्जीक्यूशन के लिए, निष्पादन के लिए? अपने कार्य क्षेत्र के बाहर। तब क्या प्रक्रिया होगी वो बताई गई 78 में। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया? इन 4 में से एक क्वेश्चन। अब आ जाते हैं उद्घोषणा और कुर्की में। ये कहां से कहां तक है? देखो ध्यान से, ये धाराएं हैं, देखना बहुत ध्यान से, फोकस्ड होकर देखना। इन 4, जैसे इन 4 में बताया ना एक क्वेश्चन आएगा, ऐसे इससे भी एक क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे को ध्यान से देखो, मैं क्या बताया? 82 से लेकर 86 तक
कहां से? 82 से लेकर 86 तक कौन से प्रावधान दिए गए हैं? उद्घोषणा और कुर्की के। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें क्या कर लेना है? देखो, धारा कैसे याद रखनी है? 82, धारा 83, धारा 84, धारा 85 और धारा 86। अब एक काम करो, ये चैप्टर क्या बताता है हमको? एनी हाउ प्रोड्यूस, यानी पकड़ के लाओ कोर्ट में, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करो। सम्मन भेजा नहीं आया, वारंट भेजा नहीं आया, तो अब कह रहा कुर्की कर मारो। इसकी उद्देश्य क्या है? लेकर आओ, उपस्थिति सुनिश्चित करो, यानी कि ऐसे याद करो, पकड़ो। तो अब याद रखना इसको, कोड बनाया हमने यहां पर, देखो ध्यान से, पकड़ा, क्या बनाया? पी ए, क्या बनाया हमने? पकड़ा। क्या बनाया हमने? पकड़ा। पकड़ा माने बिहार में अड़ा कोरा बोलते ना, घोड़ा सड़क पे खरक खरक भाग रहा था, वहां बड़े बड़े लोग आए थे, है ना, तो लैंग्वेज होती है अपने अपने इलाके की। तो ये क्या है? पकड़ा। पकड़ा को हम क्या बोल रहे हैं? पकड़ा, ठीक है ना, थोड़ा बिहारी एक्सेंट में, है ना। तो 82, 83, बहुत फोकस हो जाओ, 5 सेक्शन एक झटके में याद हो रहा है तुम्हें, इसलिए स्टे फोकस्ड। धारा 82, 83, 84, 85, 86 किस लिए है? उद्घोषणा और कुर्की के लिए। कि अब आदमी नहीं आया, अब अटैचमेंट करो। पकड़ा, पकड़ा, PACRA, ठीक है, पकड़ा। पी में क्या है? देखो ध्यान से, अंग्रेजी वाले में देखना, प्रोक्लेमेशन। क्या है? प्रोक्लेमेशन, यानी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। पी में क्या है? देखो, सीधा प्रोक्लेमेशन है, देखो ध्यान से, है कि नहीं है? यानी कि जो उद्घोषणा थी ना, उसको अंग्रेजी में प्रोक्लेमेशन, सीधा उद्घोषणा। पी में पकड़ा, कैसे करोगे याद? पकड़ा याद रखो, पकड़ा। पी में 82 में, पी में प्रोक्लेमेशन, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अब ए में क्या है? अब पहले क्या किया गया? उद्घोषणा की गई। चैप्टर का क्या नाम है इस टॉपिक का? 2 मिनट 3 मिनट, उद्घोषणा और कुर्की। पी में क्या है? प्रोक्लेमेशन। अब पी के बाद क्या था? देखो, ए में अटैचमेंट। अगर अब पूछे अटैचमेंट के बारे में, नंबर पूछेगा, सर ने बताया था पकड़ा, PACRA, 82, 83, 84, 85, 86। 82 में प्रोक्लेमेशन था, 83 में अटैचमेंट, ओके 83। पी से प्रोक्लेमेशन, ए से अटैचमेंट, ठीक है। अब सी से क्या है? देखो, अब हमारी जमीन को कोई ले लिया तो हम क्लेम करेंगे ना, और क्या फाइल करेंगे? ऑब्जेक्शन, कि साहब ये हमारा है, ऑब्जेक्शन लगाई जाए, आपत्ति लगाई जाए। यानी कि आपका कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। दावे माने क्लेम, दावे माने क्लेम। तो पी के बाद ए के बाद सी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद हो रहा है? पी से प्रोक्लेमेशन, ए से अटैचमेंट और सी से क्लेम, धारा 83 84। अब आर में क्या है? देखो इधर, गलत आदमी की जमीन कुर्की कर ली। आर में क्या किया हमने? गलत आदमी की जमीन कुर्की कर ली, या कुर्की के बाद किसी ने अपने सबूत पेश किए, अपने कागजात पेश किए, अब उसको रिस्टोर करना है, ठीक है। यानी 85 क्या है? कुर्की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। अब देखो, इसमें 3 बातें हैं, देखो, आर रिलीज, सेल और रिस्टोरेशन। तो रिलीज भी आप किससे याद करोगे? आर से। पकड़ा क्या है? पकड़ के जमीन रखी थोड़ी लोगे तुम, अगर वो अपने सबूत देगा उसको रिलीज भी तो करनी पड़ेगी। नहीं आ रहा है तो उसको सेल करोगे, यानी कि जमीन को लेके कोर्ट बैठा थोड़ी रहेगा अनिश्चित काल के तक, उसको सेल करेगा, उसको रिलीज करेगा, जाओ ले जाओ, या तो फिर रिस्टोर कर देगा, जिसकी है उसको वापस कर देगा। तो ये 3 बातें इसमें बताई गई हैं। किसमें? धारा 85 में क्या बताई गई है? आपका कुर्की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। तो रिलीज, सेल और रिस्टोरेशन, तभी तो ये आर था, PACRA। तो पी से प्रोक्लेमेशन 82, 83 अटैचमेंट, 84 क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, दावे और, ये पीटी ओरिएंटेड तैयारी है, समझ रहे हो ना? सी से क्लेम, आर से रिलीज, सेल, रेस्टोरेशन। जब पढ़ ही रहे तो तीनों पढ़ दो एक बार, मेंस में भी काम आएगा। थोड़ा काम क्यों करते हो? हैं? सी से, अच्छा अब क्या हो गया बताओ? ए में क्या है?
ए में आपका अपील, क्या है? अपील। अब बताओ इन सेक्शन में से कोई बात भूलोगे? हैं? एक धारा और पूछी जाती है, 86 आ गए ना, इसके ठीक अगली धारा कौन सी? धारा 87 बहुत पूछी जाती है। मेरी तरफ देखो ध्यान से, वो आपसे पूछेगा सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। मेरी तरफ देखो ध्यान से, इसको मार्क करो, सुपर इंपॉर्टेंट। अब इस चैप्टर में से इसके बाहर कोई भी धारा नहीं आएगी। मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं जो मैंने बताया है। 87 में क्या हुआ? अब प्रश्न क्या पूछेगा सुनो, सम्मन के स्थान पर वारंट जारी करने के बारे में प्रावधान किस धारा में दिया गया है? इसीलिए मैंने ये धारा अकेले और अलग लिखी कि अब सम्मन के स्थान पर क्या जारी हो रहा है? वारंट। 88 के सामने ठीक लिखो और सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। सीधे लिख दो सम्मन की जगह वारंट, काम खत्म। धारा 87 के आगे नहीं लिखोगे हैं? उद्घोषणा और कुर्की क्या कोड है? पकड़ा। पी से प्रोक्लेमेशन, ए से अटैचमेंट, सी से क्लेम ऑब्जेक्शन, आर से पकड़ा, पकड़ा कार है ना। अब भैया ऐसा ना कर देना कि पता लगा हिंदी में लिख दो पकड़ा कह रहे हैं सर, पकड़ा नहीं पा रहा हूं मैं सर, बातें नहीं समझ में आ रही, कहाँ क्या ये उद्घोषणा ये पी क्या है सर, सब उल्लू बना रहे हैं आप। भैया ऐसा ना करना बाबू, कर दोगे क्या है? तब ये याद हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए किस धारा में सम्मन की जगह वारंट जारी करने का प्रावधान है? धारा 87। इस चैप्टर में से अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो मैंने बताया है, इवन सम्मन तक के सारे क्वेश्चन एफ लिख लेना और घर जाके देखना जाके। FHC नॉट फाउंड 65 गोल, फॉर्म ऑफ सम्मन, हाउ सर्व, और आपका सी में क्या है? कॉर्पोरेट बॉडीज, गवर्नमेंट, FHC 65 में जब आदमी ना मिले, ठीक है। FHC नॉट फाउंड, नॉट फाउंड माने जब आदमी ना मिले, फिर 65 का नहीं पता, फिर गोल, ठीक है। ऐसे अब अगली क्लास में जो है हम लोग चैप्टर 7 से पूछेंगे और बहुत पूछा जाता है। चैप्टर 6 और 7 में से बल भर क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। अभी तक इतनी कोई बात, हालांकि इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज अब 82 तक हमने पढ़ लिया है और आगे की क्लास में हम देखेंगे। तुम लोग थोड़ा धैर्य से बस पढ़ने रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। मैं अपना काम कर दूंगा।